कितनी बार आपको भड़ास की वजह से जेल जाना पड़ा होगा? एक ही बार गया हूँ जेल। मैंने सुना कि इस भड़ास फॉर मीडिया ने आपकी नौकरी खा ली। खा तो लिया था ब्लॉग ने ही। अच्छा, तो ये विद्रोही आप शुरू से थे या आपको सिस्टम ने और संघर्ष ने विद्रोही बना दिया? हम लोग जो गाजीपुर की मिट्टी से हैं, पूर्वांचल की गाजीपुर बलिया की जो क्रांतिकारी मिट्टी है, वो विद्रोही को यूं ही पैदा करती है। तो करेला और नीम चढ़ा हो गया। बात तो सही है कि मैं किसी पीड़ित को देख नहीं सकता हूँ, मुझे लगता है इसके लिए मुझे खड़ा होना चाहिए। नौकरी तो आप छोड़ चुके थे, बस पत्रकारिता आपकी जिंदा थी, कुछ करना चाहते थे। मेरा बस सिर्फ ये था कि मैं पहले उन लोगों को गरिया लूँ जिनसे पंगे दंगे हुए हैं और जिनके चलते मुझे नौकरियां नहीं मिली, फिर मैं जाके गांव में खेती करूंगा। कुछ बड़े संपादकों के साथ आपके पंगे भी हुए? बिल्कुल हुआ। देखिए, कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसमें ना मेरी गलती होती है ना उनकी गलती होती है। तो लगभग कितने मुकदमे भड़ास पे हुए होंगे? 70-75 मुकदमे टोटल जो खत्म हो गए या चल रहे हैं उनकी संख्या होगी। आपको जेल जाना पड़ा और आपने लिख दिया जेल मेरी महबूबा, जाने मन जेल। जाने मन जेल, जाने मन जेल। मेरा मानना है कि जेल से खूबसूरत जगह नहीं है। अच्छा। हाँ, बशर्ते जेल के बाहर आपका कुछ नष्ट न हो रहा हो। वहाँ हर आदमी एक चलता फिरता महाउपन्यास है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो सामान्य आदमी नहीं है दाल भात खा के पेड़ के नीचे सोने वाला। कुछ हुआ है उसके साथ। हाँ। मैंने वहाँ की लाइब्रेरी का यूज किया, मैंने वहाँ के जो है योगा सेंटर का यूज किया। अच्छा। हाँ, मुझे एलर्जी थी जेल जाते वक्त जो है, लेकिन अंदर योगा सेंटर से मुझे एलर्जी ठीक हो गई। इस शराब के प्रेम ने आपका नुकसान भी बहुत किया है। और दिया भी बहुत है, मतलब अच्छा। बनाया भी बहुत है। अच्छा। भड़ास की उपज ही शराब की दिन है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ। आदमी 1 2 3 मुकदमे में टूट जाता है, फिर पैसे भी खर्च होते हैं, वकील भी होते हैं, तो क्या आपको स्पॉन्सर मिल जाते हैं क्या ये सब? ज्यादा खर्चा मेरा शराब पे ही होता रहा है, जो मैं छोड़ चुका हूँ अब। छोड़ दिया आपने? हाँ। अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज है। कितना दिन हो गया? पैदाइशी क्रांतिकारी नहीं हूँ, हाँ। हालात ने बना दिया। ये तो क्वेश्चन वैसे मैंने ही- पहले किया था तो आपसे। वैसे ही जो है मैंने शराब छोड़ नहीं दी, जो है मेरे पेट में एच पायलोरी इन्फेक्शन हो गया था। एक बड़ा अद्भुत इन्फेक्शन होता है। तो मतलब मजबूरी में शराब मजबूरी में छोड़ना पड़ा है सर। शौकिया नहीं छूटी? मुझे जीवन में हर काम मजबूरी में करना पड़ा है। आप देखिए ना, जो मीडिया हाउसेज की संपत्ति कैसे बढ़ी है, कैसे जगमग ऑफिस जो है उनके हर शहर में खुल गए। तो जो पूरे देश को ब्लैकमेल करने के लिए कुख्यात है, उनकी खबर छापना कितना मुश्किल काम था। भड़ास पे और आप पे भरोसा जाहिर सी करते बात है, और बिना भरोसे के कोई ब्रांड बनता भी नहीं है। संघर्ष करना अच्छा लगता है, आपको सड़क पे चलना सोना अच्छा लगता है, आपको कॉमन मैन बन के जीना अच्छा लगता है, तो फिर पत्रकारिता आपके लिए है। हैं। लेकिन पत्रकारिता बची ही कहाँ है? मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है। अच्छा। हाँ, मैं खुलासा कर रहा हूँ। ये सुन के लोग शॉक्ड हो जाएंगे। होना भी चाहिए कि जब मीडिया सुंदर, स्वस्थ, सहज, सरल, सरोकारी बन जाएगा तो भड़ास की जरूरत ही क्या है बात तो सही है ना? इस मीडिया ने ही तो भड़ास को पैदा किया है। जरा सोचिए कि किसी पॉडकास्ट में अगर 2 पत्रकार बैठ जाएं और एक टीवी का और दूसरा अखबार का, तो स्थिति क्या होने वाली होगी। आज के इस पॉडकास्ट में मीडिया की बात, गोदी मीडिया की बात, या फिर मैं ये कहूं कि उन पत्रकारों की बात होगी जो शोषित हैं, या मीडिया घराने काम कैसे करते हैं। इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसके बारे में आज से पहले आम आदमी कभी नहीं जानता होगा, क्योंकि आज जो मेरे गेस्ट हैं वो कभी न्यूज़ रूम के कुंठाओं पे अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए एक ब्लॉग लिखा करते थे, लेकिन वो ब्लॉग कब एक साइट का रूप लिया और वो साइट कब गरीब और मजलूम पत्रकारों की मजबूत आवाज़ बन गई, ये पता ही नहीं चला। इस साइट से जो सनकी संपादक हैं या दखलंदाज मालिक हैं, या फिर यूं कहिए जो तानाशाह मीडिया घराने हैं, वो डरते हैं। उनको डर लगता है कि हमारी खबर वहां तक न पहुंच जाए। और मज़ेदार बात तो ये है कि किसी भी न्यूज़ घराने में कुछ भी हो, उसकी पहली खबर उस न्यूज़ घराने से भी पहले इस साइट पे आती है, और इस साइट का नाम है भड़ास फॉर मीडिया। अमूमन मैं आपको बताऊं कि एक दौर था जब मैं नया नया टीवी चैनल ज्वाइन किया था, और तब इस भड़ास फॉर मीडिया को मैं भी देखा करता था। वो इसलिए कि कहाँ पर जगह बनी है और कौन गया है और कौन आया है। और जो इसके मालिक हैं उनका नाम है यशवंत सिंह। जो लोग पत्रकारिता की दुनिया में होंगे या मीडिया की दुनिया में होंगे, वो इस नाम से अननोन नहीं होंगे, क्योंकि इसके बड़े किस्से हैं। तो आइए सीधे हम उनसे बात करते हैं और बताते हैं कि आज की मीडिया और तब की मीडिया और भड़ास फॉर मीडिया क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ये समय देने के लिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है। थैंक यू सर्वेश भाई, और मैं भी बहुत रोमांचित हूँ आपसे बातचीत करके, क्योंकि आप जैसे नौजवान पत्रकार जो कि बदलते मीडिया के साथ नए नए अपने मुकाम बना रहा है, नए नए माइलस्टोन क्रिएट कर रहा है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करके। अब तक मैं आपके बारे में पढ़ता था, सुनता था, 1 2 खबरें आपने भी मेरी छापी है, उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे बातचीत करूं।
बहुत कुछ सुना है मैंने आपके बारे में, लेकिन सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो भड़ास फॉर मीडिया है, इसका नाम भड़ास फॉर मीडिया क्यों पड़ा और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों शुरू किया गया इसको? जब हिंदी ब्लॉग शुरू हुए तो ये 2003, 4, 5 की बात होगी। हिंदी ब्लॉग उस समय थे और लोग ब्लॉग स्पॉट पे, गूगल का जो एक प्लेटफॉर्म था ब्लॉग स्पॉट, उस पे ब्लॉग बनाते थे। तो बहुत सारे ब्लॉग हिंदी के थे, मोहल्ला था, विस्फोट था, बहुत सारे थे। उसमें हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या नाम रखें। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि हम हिंदी वाले अंग्रेज़ी न जानने के कारण थोड़े से कुंठाग्रस्त होते हैं या लो फील करते हैं। हमको लगा कि हमारे पास बहुत कुछ कहने के लिए है और ये जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ब्लॉग का, उससे हम हिंदी वाले भदेश तरीके से अपनी बात रखेंगे। तो भड़ास एक यूनिक शब्द था जिसमें हम अपनी एक्सप्रेशन को, अनफिल्टर्ड एक्सप्रेशन को, बिना एडिटर के रहे बगैर हम अपनी बात को कह सके। तो उसका नाम लगा कि भड़ास बिल्कुल परफेक्ट नाम है। अच्छा, ये कोई प्लानिंग नहीं थी कि इस पे भड़ास निकालना है, मतलब ऐसे बस शुरू किया गया था? नहीं, प्लानिंग तो थी कि हमें अपनी बात कहनी है देशज अंदाज में, बिना किसी की परवाह किए। तो उसको कौन सा शब्द जो है सटीक बैठता है उसके करीब, तो लगा कि भड़ास शब्द सही है। नहीं, जो आज का स्वरूप है भड़ास का, ये इसके नहीं बारे में तो नहीं ना, सोचा ये गया बिल्कुल होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सुना कि इस भड़ास फॉर मीडिया ने आपकी नौकरी खा ली। बेसिकली खा तो लिया था ब्लॉग ने ही। अच्छा। और ब्लॉग ने जब खा लिया तो फिर मैंने एक मीडिया की दुनिया में मैंने जॉब खोजने का प्रयास किया। जॉब जब ना मिली, नौकरी कहीं नहीं जब मिली, तो मैंने फिर एक नॉन मीडिया कंपनी ज्वाइन किया अच्छा। और उसमें बाबाओं के यहाँ स्क्रैच कार्ड भेजने का काम करता था मैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें कुछ मैंने किया, लेकिन ब्लॉग का शौक चल रहा था। तो मैंने देखा था कि ब्लॉग पे जो खबरें पढ़ती हैं उसमें मीडिया की आवाजाही की खबरें ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, क्योंकि वैसी खबरें कहीं छपती नहीं थी। तो फिर मुझे लगा कि शायद ये वाला सेक्शन जो है ज़्यादा हिट हो रहा है, तो हमें मीडिया सेंट्रिक भड़ास एक करना चाहिए। और मेरी अपनी कुंठा थी जॉब न मिलने की, या मेरे दारूबाजी के किस्से, और जो है मेरे मारपीट और तमाम तरह के जो मैंने हरकतें मैं करता था उस समय। तो मुझे लगा कि ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जिसपे हम मीडिया के अंदर के गड़े मुर्दे उखाड़ सकते हैं और उन संपादकों को चैलेंज कर सकते हैं जो स्वयंभू की तरह बिहेव करते हैं। वो चाहेंगे तो आप मीडिया में काम करेंगे, वो न चाहेंगे तो आप मीडिया में काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मज़ेदार बात कि आपने लोगों को तो नहीं छोड़ा, लेकिन खुद को भी नहीं छोड़ा। जैसा कि अभी आपने बताया कि दारूबाजी के किस्से, आपके मारपीट के किस्से, आप खुद ही उसको छापते थे उस पे। बिल्कुल, मेरा मानना है कि चूँकि मैंने जर्नलिज्म की विधिवत पढ़ाई की है, ट्रेनिंग ली है बहुत अच्छे गुरुओं से, और बहुत अच्छे से हमें उसको जानते हैं कि जर्नलिज्म होता क्या है। तो मुझे लगता है कि सच्चा और अच्छा और बड़ा संपादक वही होता है जो अपने खिलाफ आने वाली खबरों को भी उतने ही सहज भाव से पब्लिश करे जितना हम किसी और के खिलाफ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये परफेक्ट जर्नलिज्म यही है। तो अगर आता है कुछ तो हम भी पब्लिश करते हैं। अच्छा, जो लोग यशवंत सिंह को जानते हैं, जैसे ऐसे कोई मिलेगा तो लगेगा यार कितने शालीन हैं आप और कितनी चीज़ें हैं, लेकिन जो लोग आपको पढ़ते हैं वो आपको विद्रोही कहते हैं। तो ये विद्रोही आप शुरू से थे या आपको सिस्टम ने और संघर्ष ने विद्रोही बना दिया? हम लोग छात्र जीवन में एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी लेफ्ट की, जो है वामपंथी दल की, आइसा, उससे जुड़े हुए थे। तो जाहिर है कि आइसा के लोग जो है थोड़ा एंटी सिस्टम और वामपंथी धड़े के और विद्रोही माने वो बनाते भी हैं। और हम लोग जो गाजीपुर की मिट्टी से हैं, पूर्वांचल की गाजीपुर बलिया की जो क्रांतिकारी मिट्टी है, वो विद्रोही को यूं ही पैदा करती है। तो करेला और नीम चढ़ा हो गया ना। बात तो सही है। करेला और नीम चढ़ा हो गया। तो हम लोग ये देखते हैं कि इस सिस्टम में जो आम जनता है, आम पत्रकार है, आम लोग हैं, कोई भी पीड़ित शोषित है, उसके साथ खड़ा होना है। और मैं बताऊं, मेरा जो जन्मदिन है वो 26 अगस्त है। अच्छा। और 26 अगस्त मदर टेरेसा का भी है। ओके। जो मानवता के लिए जानी जाती हैं, मैंने बहुत ही पीड़ितों के लिए काम करने वाली। तो हर आदमी के अंदर एक बेसिक गुण होता है। तो मेरे अंदर गुण जो है वो मानवीय स्वभाव है कि मैं किसी पीड़ित को देख नहीं सकता हूँ। मुझे लगता है इसके लिए मुझे खड़ा होना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए ना कि जब आपने इसको शुरुआत किया था तो मुझे लगता है वो दौर ऐसा रहा होगा जब इंटरनेट बहुत कम लोगों के पास रहा होगा। बहुत कम, या यूँ कहें कि वेबसाइट बहुत कम रही होंगी। बिल्कुल। मतलब मेरा कहना है वहाँ पे जो है, मुझे याद आ रहा है कि लोग साइबर कैफे में जाके देखते थे। हाँ, मीडिया, वो आर्कुट का जमाना रहा होगा, फेसबुक का नहीं। हाँ, फेसबुक नहीं था। और एक सज्जन ने मुझे फ़ोन किया, कहा भाई मैं 5 रुपया गुटखा पे खर्च करता हूँ, हाँ। और 25 रुपया इंटरनेट कैफे पे जो है, 30 रुपया का पर डे खर्च है भड़ास देखने के लिए। हाँ। उन्होंने कहा कि भड़ास का एडिक्शन भी गुटखे की तरह है मुझे। अच्छा। जब तक देख लेना हो चैन नहीं मिलता है। एक बार एक इंटरनेट उत्तराखंड के उस चाइना बॉर्डर के पास खुला, जिले में जो चाइना बॉर्डर से लगता है। हाँ। तो वहाँ के पत्रकारों ने फ़ोन किया, हाँ। भाई साहब यहाँ पे जब उद्घाटन हुआ तो डीएम साहब ने पूछा कि कौन सी साइट खोली जाए, तो सबने कहा कि भड़ास खोल के दिखाइए।
इसके पीछे की वजह? सारे पत्रकारों को उत्सुकता थी कि मतलब मीडिया इंडस्ट्री खबरें उसमें आती है, तो उनको लगा कि अगर कहीं सहज इंटरनेट उपलब्ध है तो पहले भड़ास में मीडिया खोल के देखा जाए कि चल क्या रहा है। हाँ। जी। तो अच्छा, जब आपने शुरू किया था तो आपको लगता था कि ये रेवेन्यू मॉडल भी बन सकता है, या शौकिया ही था, क्योंकि नौकरी तो आप छोड़ चुके थे, बस पत्रकारिता आपकी जिंदा थी, कुछ करना चाहते थे, तो मतलब क्या था थोड़ा सा? मेरा मेरा बस सिर्फ ये था कि मैं पहले उन लोगों को गरिया लूं जिनसे पंगे दंगे हुए हैं और जिनके चलते मुझे नौकरियां नहीं मिली, फिर मैं जाके गांव में खेती करूंगा। अच्छा। हाँ, तो फिर मुझे लगा कि जब मेरी भड़ास निकल गई तो लगा कि पूरी इंडस्ट्री में भड़ास भरी पड़ी है, ओ। और एक से एक लोग जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, उत्पीड़ित हैं, और जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जिनको बैन कर दिया गया है। जैसे मैं नाम लूँगा आलोक तोमर जी। आलोक तोमर जी बहुत बड़े पत्रकार हुआ करते थे, और उनको मैंने पूरे देश, पूरी दुनिया जानती है, मतलब खासकर जो जर्नलिज्म में उन्होंने काम किया है, तो उनको बैन था। वो मैंने हर जगह उनको जो है कहीं अलाउ नहीं था, लेकिन भड़ास ने उनको प्लेटफॉर्म दिया और दबा के दिया। उन्होंने फिर वो किस्से लिखे कि मैंने लोग जो है दंग रह गए। शेष नारायण सिंह थे, उनको भी एक तरह से बैन कर दिया गया था हर जगह से। तो भड़ास प्लेटफॉर्म पे जो है उन लोगों को मौका मिला जो मतलब लगता था कि बस उनके लिए ही भड़ास बना है। अच्छा, चला भी कौन रहा था? जो व्यक्ति चला रहा है उसको भी तो बैन कर दिया गया था, जहां तक मैं जानता हूँ। बिल्कुल। 2010 के बाद आपको किसी ने नौकरी नहीं दी, मुझे लगता है। नहीं, नहीं, नहीं। और कुछ बड़े संपादकों के साथ आपके पंगे भी हुए। बिल्कुल हुआ। जिसमें से एक पंगा जो विनोद कापड़ी जी के साथ आपका हुआ था, वो बड़ा चर्चित था जी। तो वो क्या लिखने पढ़ने की वजह से हुआ, या कोई व्यक्तिगत अदावत थी, या कंटेंट की, वो चैनल की लड़ाई थी? देखिए, कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसमें ना मेरी गलती होती है ना उनकी गलती होती है। बस वो हालात ऐसे बनते हैं कि बनते चले जाते हैं, और मुझे अब लगता है कि हम लोग क्यों लड़े, कुछ कारण ही नहीं मिलता है, समझ में ही नहीं आता है। जैसे मैं आपको फ़ोन करूं और आप मुझे थोड़ा सा डपट दें कि ये टाइम है, और मैं थोड़ा और मान लीजिए पिए हूँ, थोड़ा और मैं लाउड हो जाऊँ, फिर आप और लाउड हो जाओ, तो ये क्रम चला जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे जो रोड रेज होता है, वो क्या होता है, आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी से लग गई और हम दोनों लड़ पड़े और एक दूसरे का माथा फोड़ दें। तो पहले 10 साल पहले, 20 साल पहले की गई गलतियों को अब जब देखता हूं मैं, तो लगता है कि यार बस खामखा ईगो प्रॉब्लम में सब मामला होता चला गया। और आज हम लोग जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो बड़े भाई के तुल्य हैं, और हम लोग सारे विवाद खत्म कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि विनोद कापड़ी जी जिस तरह से आज भी जर्नलिज्म से कनेक्टेड हैं, वो सोशल मीडिया पे लगातार सत्ता सिस्टम पे सवाल उठाते हैं। साक्षी जोशी लगातार सत्ता सिस्टम पे सवाल उठाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो वो लोग हैं जिनको हम लोग पसंद करते हैं। पत्रकार मतलब क्या, जो शासन सत्ता सिस्टम से सवाल करे, न कि उनकी गोद में बैठ जाए, न कि उनका पीआर करे। तो मुझे लगता है कि ये तो अपने ही लोग थे जिनसे हम लोग लड़ बैठे। तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, और जब भी जब जागो तभी सवेरा। अच्छा, मज़ेदार बात है कि गजब की आपकी दिलेरी है। झगड़ा होने के बाद जब हुआ तो ज़बरदस्त छापा आपने, सारी चीज़ें हुई, और जब आपने झगड़ा ख़त्म किया तो भी आपने बाकायदा लिखा, और आपने खुद लिखा कि यशवंत सिंह ने मांगा माफ़ीनामा, और उन्होंने भी लिखा, उन्होंने दरिया दिली दिखाई कि बड़े भाई की तरह आपको एक्सेप्ट किया, और उन्होंने कहा कि आप उनके छोटे भाई हैं। तो मतलब ये गजब की थी। उस समय दिमाग में क्या चलता था जब दोनों चीज़ें होती थी? देखिए, बात मेंटल लेवल की है। हाँ। सर्वेश जी, जब आप दिमाग से उदात्त हों, हाँ। दोनों पक्ष उदात्त हो दिमाग से, तो वो छोटे मोटे चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जिसके सामने मुझे डरने की ज़रूरत महसूस हो। तो मैं अपने पाप पुण्य, अपने स्याह सफ़ेद का खुद जिम्मेदार हूँ, और मैं दोनों को खोल के रख देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे छुपाना किससे है, किसी से नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी हम लोगों की एक बहुत ही मतलब बड़ी पॉलिसी है। विनोद कापड़ी जी भी बहुत ही उदात्त हृदय आदमी है, बहुत ही शार्प, तेज तर्रार उनका पूरा करियर है। टेलीविज़न के निर्माताओं में से हैं, खासकर न्यूज़ चैनल्स के जो है। अब तो बॉलीवुड भी हैं। हाँ, बॉलीवुड भी हैं, है ना। तो मल्टी टैलेंटेड हैं, उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ को अवार्ड मिला है। साक्षी का भी बहुत गजब है, उन्होंने भी यूट्यूब चैनल पे ज़बरदस्त काम किया है, और बीबीसी से लेके बहुत सारे ब्रांड में रही हैं। तो मेरा मानना है ना कि हमारा जो लक्ष्य है बहुत बड़ा है, तो हम राह पे जो झगड़े होते हैं, छोटे छोटे जो माने स्टोन मिलते हैं, उस पे हम उसी में उलझ जाएं आपस में, या हम आगे बढ़ें। अच्छा, ये कितने दिन बाद आपको लगा कि मैं क्यों खामोखा में उलझ जाता हूँ? और काफ़ी समय तक चलता रहा ईगो। सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनकी बात तो छूट गई पीछे, उसके बाद भी बड़े झगड़े हुए आपके, और आप ना बहुत बड़े बड़े लोगों को चैलेंज किए, कई मामलों में जीते, उस पर भी मैं बात करूंगा। जैसे एक किस्सा सुनाता हूँ कि आप कितने जिद्दी हैं। आपको जेल जाना पड़ा, और आपने लिख दिया जेल मेरी महबूबा, जाने मंजिल। जाने मंजिल। वो किताब किस तरह की है, क्या है, मतलब? वो जेल के अनुभवों पे किताब है, और जेल में जो सकारात्मक चीज़ें हैं उस पे बेस्ड है। मेरा मानना है कि जेल से खूबसूरत जगह नहीं है। अच्छा। हाँ, बशर्ते जेल के बाहर आपका कुछ नष्ट न हो रहा हो।
हाँ। आपकी पत्नी ने भाग रही हो, आपकी फैक्ट्री ने बंद हो रहा हो, आपकी राजनीति ने खत्म हो रही हो, तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने जेल में जाके जेल के कैदियों के साथ एंजॉय किया, देखा वहाँ हर आदमी एक चलता फिरता महाउपन्यास है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो सामान्य आदमी नहीं है दाल भात खा के पेड़ के नीचे सोने वाला, हाँ। या टाइम बस काट रहा है, ऐसा नहीं है। वो कुछ हुआ है उसके साथ, जिसके चलते वो कैद है, बंद है, और उसके अंदर जो है एक तड़पड़ाहट है निकलने की। मेरे अंदर एक जर्नलिस्ट था, तो मैं खाली देख रहा था। मैंने वहाँ की लाइब्रेरी का यूज किया, मैंने वहाँ के जो है योगा सेंटर का यूज किया। अच्छा। हाँ, मुझे एलर्जी थी जेल जाते वक्त जो है, लेकिन अंदर योगा सेंटर से मुझे एलर्जी ठीक हो गई। अच्छा। हाँ, मैं शराब पीता था, छोड़ नहीं पाता था, तो मैंने वहाँ पे शराब छोड़ के रखा, और मतलब मिली ही नहीं तो छोड़ के ही रखा, समझिए। तो मुझे मेरे लिए एक तरह से वो डी एडिक्शन सेंटर साबित हुआ। तो मैं तो हमेशा मानता हूँ कि जेल जाने का अगर मौका मिले तो जाना चाहिए आदमी को एक बार। तिहाड़ में मैं भी गया था, लेकिन ऐसे नहीं गया था, एक दिन पूरे दिन था, रिपोर्टिंग के सिलसिले में गया था, तो जेल मैंने भी वहाँ जा करके देखा था। अच्छा, आप शराब का जिक्र किए, 2-3-4 बार आया, आपने शराब को कई बार छोड़ा और कई बार पकड़ा, और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से शराब का गुणगान आपने किया होगा, चाहे लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, किसी और ने किया होगा, और इस शराब के प्रेम ने आपका नुकसान भी बहुत किया है। और दिया भी बहुत है, मतलब अच्छा। बढ़ाया भी बहुत है। अच्छा। भड़ास की उपज ही शराब की देन है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ। भाई, भड़ास की उपज ही शराब की देन है, क्योंकि शराब पी के झगड़े ना होते मेरे, है ना, कापड़ी साहब से, और मैं निकाला ना जाता जागरण से, तो भड़ास न उपजता जो है। अच्छा, वो झगड़ा भी हाँ, कापड़ी साहब से हुआ। अच्छा, उन्हीं से हुआ था। मैंने वो, मतलब मेरी गलती थी कि वो, जैसे मान लीजिए मैंने एक ऑड टाइम पे फ़ोन किया, उन्होंने जो है हमको समझाया कि भाई किस टाइम फ़ोन करना उचित है क्या, मैं उस पर फिर फैल गया, तो बिना बात का एक झगड़ा शुरू हुआ। अच्छा, आप फैलते खूब है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के साथ, एसटी हिंदुस्तान टाइम्स के साथ भी कोई वो हुआ था अभी? पहला मुकदमा भड़ासवा मीडिया पे हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप ने किया था। उसको आपने जीत भी लिया? हाँ, उसमें ये हुआ क्या कि हमारे एक वकील साहब थे, जिन्होंने कुछ दिन तो लड़ाई लड़ी, बाद में उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा। एक ऐसा आदेश आया कि 20 करोड़ से ऊपर के मानहानि के केस जो है हाई कोर्ट में रहेंगे, और नीचे वाले लोअर कोर्ट में, कुछ इस तरह का था। अच्छा। तो वो हाई कोर्ट में था तो लड़ रहे थे, लोअर कोर्ट में जब आ गया इस नियम के बनने के बाद, हाँ। तो उन्होंने जाना छोड़ दिया। वो हाई कोर्ट के वकील थे, हाँ। हमने भी छोड़ दिया। अच्छा। तो चूंकि मेरा मानना है कि केस तो वकील लड़ता, उन्होंने हमको बताया, लेकिन मैं भी शायद भूल गया, कुछ हुआ, वो एक्स पार्टी हो गया। अच्छा। मैंने उन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर सुना दिया, उसमें लगा हम पे 1 रुपया का जुर्माना, 1 रुपए का जुर्माना लगा, लेकिन मतलब सजा तो हो गई। हाँ। तो हमने 1 रुपये के जुर्माने के खिलाफ हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अरे जी, जी। क्या 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 था वो सोच, क्या थी? नहीं, हमने कहा कि भाई हम 1 रुपया, हम सजायाफ्ता क्यों हैं भाई, हम 1 रुपया भी क्यों दें, अच्छा। हमें केस लड़ना है। हमको पता ही नहीं चला जो है साला ये मुकदमा कब हो गया, कब जो है ये फैसला हो गया, और हमने गलत ही नहीं किया है। हमने तो हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान अखबारों में हुई छटनी की खबरों को पब्लिश किया है। अच्छा। अच्छा। बल्क में छटनी हुई थी, बहुत भयानक मतलब नरसंहार हुआ था वहाँ हाँ, पे, मीडिया के उसमें देखें, उस घराने ST में मीडिया में। तो मृणाल पांडे और प्रमोद जोशी ने जी जिद के मारे जो है मुकदमा किया था हमारे उनको ये नहीं पता था कि आप उनसे बड़े जिद्दी हैं। अब किसी को क्या एहसास होता है, कोई जो नया बंदा आया है मार्केट में, हाँ। कितना जिद्दी होगा, किसी को क्या आइडिया होता है। हाँ। तो फिर वो चला जो है, लेकिन फिर हमने हाई कोर्ट में किया, और हमारे वकीलों ने बाकायदे मयूर रघुवंशी, है ना, व्योम रघुवंशी, इन लोगों ने जो है जीता। हाँ। और वो आदेश दिलवाया जो है कि हम उनके खिलाफ, हाँ, ये भी आर्डर हो गया था कि हम उनके खिलाफ खबर नहीं छापेंगे। अच्छा। हाँ, तो ये बाकायदे आर्डर पास हुआ कि हम खबर छापेंगे, लेकिन वर्जन लेंगे हम। उनकी मेल आईडी दी गई कोर्ट में। अच्छा। हाँ, ST ग्रुप ने अपनी मेल आईडी दी कि हमको ये खबर भेजेंगे, हाँ। 24 आवर में हम अगर जवाब नहीं देंगे तो छाप सकते हैं। अच्छा। हाँ, और वरना पक्ष के साथ छापेंगे, और उसके बाद वो लोग जवाब देते हैं आप? जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, वो मतलब- उनकी ईगो में हुआ केस था। ये जो लोग देख रहे होंगे उनको बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1 रुपए के खिलाफ आप हाई कोर्ट चले गए। बिल्कुल। तो मतलब ये फैलने वाली जो बात आप कह रहे हैं, एक तरह से देखा था फैल गए। साधना के साथ भी कोई लड़ाई थी आपकी? हाँ, एक चापना न्यूज नाम से हमने एक सीरीज शुरू की। चापना न्यूज? जी, चापना एक न्यूज फर्जी मतलब? नाम है। अच्छा। एक फर्जी काल्पनिक चापने नाम है। मतलब मेरे यहाँ दबाना? काल्पनिक चरित्र, हाँ, हाँ। हाँ। तो काल्पनिक चरित्र को पे हमने नाम रख के कि भाई आजकल जो तमाम चैनल्स हैं वो कैसे उगाही करते हैं। अच्छा। तो चापना न्यूज एक सीरीज शुरू की हमने जो है। हाँ। उस सीरीज की कहानी पे मुकदमा कर दिया साधना न्यूज ने। अच्छा। उसने कहा कि भाई साहब ये चापना न्यूज, मैं ही साधना न्यूज हूँ। जी, तो उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी। अच्छा, आपने साधना न्यूज का नाम नहीं लिया नहीं, था? नहीं लिखा। आपने चापना न्यूज बोला था। हाँ। और चापना वो खुद चले गए वहां पे? कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि साहब ये चापना न्यूज जो है बेसिकली मैं हूँ, साधना न्यूज हूँ, हाँ। और ये सब मेरे बारे में लिखा गया, और इनको जो है दंडित किया जाए, या न छापें ये, या हटाया जाए। हाँ। तो हम जब भी जाते थे कोर्ट में, तो बाकायदे बताते थे लौट के
कि ये देखिए जो साधना न्यूज़ है इसने बताया है कि हम चापना न्यूज़ हैं और ये जो खबरें भड़ास पर छपी हैं वो मेरे बारे में छपी हैं और इसके खिलाफ कोर्ट में आज ये हुआ। तो हमने जो खबर छप चुकी है उसको 50 बार पढ़ाया अपने पाठकों को, दोबारा उस कोर्ट के बहाने। तो उन लोगों को लगा कि यार कहाँ फंस गए जो है, हम तो खामखा कोर्ट चले गए, जिसमें मतलब जो चीज़ पढ़ के लोग भूल चुके थे उसको हर 2 महीने पे हम याद दिला रहे हैं, हर तारीख पे याद दिला रहे हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है कि उसमें हमारे जो एडवोकेट हिमाल अख्तर जी हैं उन्होंने जो है उसको बहुत अच्छे से लड़ा। वो मुकदमा खत्म हुआ, जीते या क्या हुआ? जी वो मुकदमा खत्म हो गया और उसमें हम लोगों की जीत हासिल हुई। हाँ। और इस तरह से जो है मुकदमे चलते रहते हैं। भड़ास फॉर मीडिया की लाइफ में मुकदमे बहुत ही अनिवार्य हिस्से हैं। अभी कल ही नोएडा साइबर क्राइम से एक फ़ोन आया कि आपके खिलाफ एक कंप्लेन है। वो क्या कंप्लेन है? किसी ने किया होगा, वो बता नहीं रहा था, कहा आप मिलिए। हाँ। तो मैंने फिर जो है अपने वकील को बोला कि आप फ़ोन करिए, पता करिए, नंबर दिया। तो बता रहे हैं कोई कंप्लेन गई है कि हमने कुछ ट्वीट कर दिया है। तो ट्वीट में किसी चैनल का कुछ ऑडियो लीक होकर आया होगा, हमने कर दिया है। हमने किसी की साइट हैक नहीं की, कोई पोर्न क्लिप नहीं किया। लेकिन चूंकि रूटीन काम करते हैं तो रूटीन काम में भी मीडिया वालों को लगता है कि अरे हम लोग दुनिया खबर दिखाते हैं, हमारी खबर हमारी पोल कोई खोल रहा है। तो उनके जो अंदर के ऐंठन है, अहंकार है, वो कहता है कि अच्छा सबक सिखाते हैं इसको। यही तो मज़ेदार बात है कि जितने शोषित पत्रकार हैं, जिनका शोषण हो रहा है, उनके लिए आप किसी मसीहा से कम नहीं हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं टीवी में 3-4 टीवी चैनलों में मैंने काम किया है, वहाँ के जो संपादक होते थे या मालिक होते थे या सीनियर्स होते थे ना, वो कहते थे कुछ भी हो जाए लेकिन ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। बाहर मतलब भड़ास के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि भड़ास पूरा कपड़ा उतार देता है। तो आपके पास जो खबरें इंटरनल होती थी वो आपके पास कैसे आती थी? आपके रिपोर्टर कौन थे? आपके मुखबिर कौन थे? सर मीडिया संस्थान के लोग ही होते हैं। हाँ। जो पीड़ित होता है या उसको जिसको लगता है कि वो परेशान है व्यवस्था से, या कुछ जो है विघ्न संतोषी टाइप के जीव होते हैं जिनको लगता है कि बाहर लीक करो, इसकी बैंड बजेगी तो मज़ा आएगा। तो आमतौर पे दुनिया में बास से नाराज़ होते ही हैं लोग, नीचे वाले जो है। तो बास की कुछ गलती मिली नहीं कि एक बंदे ने लीक कर दिया और वो बोल देता है कि भाई साहब हमारा नाम ना आए केवल। अच्छा। हाँ, तो हम लोग भी उस सम्मान करते हैं। हम लोगों ने अब तक किसी का भी जो है नाम डिस्क्लोज नहीं किया कि किसने मेल भेजा या किसने मैसेज किया, किसने व्हाट्सएप किया। कुछ ऐसी पॉजिटिव खबरें भी होती हैं जो लोग भड़ास में छपवाना चाहते हैं? बेशक, जैसे आप कहीं ज्वाइन करते हैं तो ये आपके जीवन के लिए एक बड़ा फैसला होता है कि आप कहीं की जॉब छोड़ें और कहीं ज्वाइन करें। तो आवाजाही कैटेगरी में हम लोग छापते हैं फोटो के साथ कि भाई फलां ने फलां जगह जॉब छोड़ी। अवार्ड मिलता है किसी को, है ना, किसी पुरस्कार में, या उसकी खबर पे तहलका मच गया, खबर ब्रेक की और उस पर बवाल मचा हुआ है, तो हम बता दें भाई फलां पत्रकार की खबर ने तहलका मचाया, उसने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की। तो अच्छा पार्ट भी है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि बुरे पार्ट ही पब्लिश करें, लेकिन जो होता है वो स्वतः आता है। हम लोग दुर्भावनावश किसी के खिलाफ पब्लिश नहीं करते हैं, न किसी का खामखा महिमा मंडन करते हैं। अच्छा, अभी जैसे आप कह रहे थे कि कुछ तानाशाह जो संपादक हुआ करते थे, कुछ मालिक ऐसे थे जो बड़े बेअंदाज थे, बेअदब थे, आपने उनको छाप मारा, मुकदमा हो गया, तो लगभग कितने मुकदमे भड़ास पे हुए होंगे? मुझे लगता है कि 70-75 मुकदमे टोटल जो ख़त्म हो गए या चल रहे हैं उनकी संख्या होगी। अच्छा। लीगल नोटिस वोटिस सब मिला लें हम जो है, तो 70-75 मुकदमे होंगे जो है। और ये सारा आप लड़ते हैं? हाँ बिल्कुल, कहाँ नहीं है। मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर जगह चलता रहता है, कहीं ना कहीं चलता रहता है। और मैं हर मुकदमे को हैंडल करने उत्सवपूर्वक जाता हूँ। जैसे मुझे आज देखिए, आज मैं नोएडा कोर्ट से आ रहा हूँ और पूरा शेविंग वगैरह करके जो है बढ़िया से कपड़े पहन के गया और वहाँ का अन्न खाया, वहाँ का नमक खाया और पूरा कोर्ट को में देखते हुए, वहाँ मज़ा लेते हुए जलेबी और मट्ठा खाया वहाँ पे कैंटीन में जो है। और कोर्ट में क्या क्या नया फैमिली कोर्ट रूम अलग बन गया है वो मैंने देखा। तो मुझे लगता है कि जब आपको हर दिन काटना ही है, हर दिन आपको जीना ही है, तो उसको क्यों ना उत्सव के तरीके से जिएं। ओशो का मैं बड़ा फ़ैन हूँ। ओशो कहते हैं कि उत्सव धर्मी बनिए। हर मोमेंट एक्सक्लूसिव है, रिपीट ना होगा, वो दोबारा ना आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर कोर्ट में हमको केस लड़ना है तो हम उत्सव के तरीके से लड़ें। जेल जाना है तो बिल्कुल खुश होकर जाएं, उत्सव के तरीके से जाएं हम जो है। कितनी बार आपको भड़ास की वजह से जेल जाना पड़ा होगा? एक ही बार गया हूँ जेल। अच्छा जी। लेकिन वो गजब की कहानी बन गई जो एक ही बार आप गए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो भड़ास है, इस पे 70-75 मुकदमे हैं, इसकी अर्निंग कैसे होती है, कैसे आप इसको लड़ते हैं? बहुत लोग ये मतलब लोगों को लगता होगा कि आखिर 70 मुकदमे और कोर्ट जाना, ये उत्साह बना के रखना, आदमी 1-2-3 मुकदमे में टूट जाता है, फिर पैसे भी खर्च होते हैं, वकील भी होते हैं, तो क्या आपको स्पॉन्सर में मिल जाते हैं क्या ये सब? इसका बड़ा लंबा जवाब है, 5-6 पॉइंट लगेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि सर्वेश जी, जिस बंदे की ज़रूरतें बहुत कम होती हैं, है ना, उसके सीने में दम बना रहता है। जिसकी ज़रूरतें कम है उसमें दम है, उसके सीने में है दम। हाँ। तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा खर्चा मेरा शराब पे ही होता रहा है, जो मैं छोड़ चुका हूँ अब।
छोड़ दिया आपने? हाँ, जी, अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज है। कितना दिन हो गया? उसके पीछे भी मजबूरी है। जैसे वो लोग कहते हैं कि आप बड़े क्रांतिकारी हैं, तो मैंने कहा ना, मैंने मजबूरी में भड़ास शुरू किया। कहीं हाँ। नौकरी नहीं मिल रही थी तब शुरू किया। हाँ। तो मैं पैदाइशी क्रांतिकारी नहीं हूँ, हाँ। हालात ने बना दिया। ये तो क्वेश्चन वैसे मैंने ही- पहले किया था तो आपसे। वैसे ही जो है, मैंने शराब छोड़ नहीं दी जो है हाँ। विल पावर के चलते या बड़ी बुरी चीज़ है, नहीं। मेरे पेट में एच पायलोरी इन्फेक्शन हो गया था, एक बड़ा अद्भुत इन्फेक्शन होता है। अच्छा। तो उसके चलते जो पित्त की थैली है उसमें घाव होने लगते हैं, इरोजन होता है। हाँ। तो उससे आप कुछ भी एल्कोहलिक या निकोटीन, टोबैको या स्पाइसी लेंगे तो आपको दिक्कत होती है, इरिटेट होता है। ओके। तो वो प्रॉब्लम ठीक करने के लिए हमें मेडिकली एंडोस्कोपी करा के लंबा ट्रीट करना पड़ा। और डॉक्टर ने कहा है कि अभी आप साल भर तक जो है ऐसे ही, तो मेरा 2 साल लगभग हो गया है। बीच बीच में सोचता हूँ कि तोड़ूं अपना जो है, फिर से शुरू किया जाए, शुभारंभ हो, हाँ। है ना, बिस्मिल्लाह हो। लेकिन फिर याद आता है कि नहीं, अभी हमें अंदर के घाव हील करने हैं, इंटेस्टाइन को जो है। और मुझे लगता है कि अंदर की चीज़ें हम देख नहीं पाते हैं। हाँ, ये हम बात चेहरा सही तो है। बना लेते हैं, हाँ। लेकिन अंदर जितना आप समय दें हील करने के लिए, उतना अच्छा है। तो मतलब मजबूरी में शराब मजबूरी में छोड़ना पड़ा है सर। शौकिया नहीं छूटी। मुझे जीवन में हर काम मजबूरी में करना पड़ा है। लेकिन वो मजबूरी भी पहचान बन जाती है आपकी। मजेदार बात है, कभी आपने देखा ये भड़ास भी मजबूरी में शुरू हुआ, लेकिन आज जो आपकी पहचान है वो भड़ास की वजह से है। सर्वेश जी, मैं थोड़ा आध्यात्मिक भी हूँ, तो मुझे लगता है कि जीवन में हम सब कठपुतलियाँ हैं और हमारा रोल डिफाइन है। मैंने कभी प्लान नहीं किया था ग्रेजुएशन करते हुए कि मैं जर्नलिज्म करूँगा। ग्रेजुएशन में कर रहा था आईएएस बनने के लिए। जर्नलिज्म मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे बीएचयू में एडमिशन लेना था और वहाँ क्रांति करनी थी। तो आनंद प्रधान जो मेरे सीनियर और नेता थे, वो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि यहीं पे करा लीजिए आप एडमिशन। ओके। तो मतलब मुझे बीएचयू में पढ़ना है और तो कुछ भी पढ़ लेना है, तो चलो सबसे आसान है जर्नलिज्म कर लेना है। ओके। तो मैंने जर्नलिज्म के एंट्रेंस एग्जाम से एक दिन पहले पोस्टर चिपकाया है आइसा का। हम्म। तो वो भी मैंने मुझे पता नहीं था कि पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैं अखबारों में आ गया। फिर उसके बाद जो है ये भड़ास शुरू हुआ। तो जब मैं अखबारों में था तब कभी नहीं था कि मैं एक दिन क्रांति करूंगा, भड़ास शुरू कर दूंगा। तो ऐसे हालात आए कि मुझे भड़ास शुरू करना पड़ा ब्लॉक के बाद जो है। उसी तरह से जो है शराब छोड़नी पड़ी। अब उसी तरह से जो है मैं ये भी एक बड़ी खबर है कि आज मैं आपके यहाँ पॉडकास्ट कर रहा हूँ और कल मैं विपश्यना शिविर में जा रहा हूँ। गजब। 10 दिन मैं बिल्कुल मोबाइल से और मनुष्यों से दूर रहूँगा। आई कैच भी नहीं करना है, किसी से बात भी नहीं करना है, लिख के कुछ चीज़ें अगर कहनी हो तो कहना पड़ेगा। तो विपश्यना एक बहुत अद्भुत चीज़ है जिसको मैं जीने जा रहा हूँ। मैंने कभी जिया नहीं है, सुना है कि विपश्यना करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम सब कठपुतलियाँ हैं और हमारा क्या होगा अंजाम हमें खुद नहीं पता है। हाँ, हमें करते जाना है, हमें बैठना नहीं है। हमें जो चीज़ लग रही है, हमें अपने एंटीना को खुला रखना है। हमें अपने दिल दिमाग सब चीज़ों को गहरे महसूस करना है कि नेचर हमसे चाहता क्या है, प्रकृति हमसे क्या चाहती है। और ये जो आपदा है या ये जो अवसर मिला है या ये जो मौका है या जो चुनौती है या जो धमकी है, जो मुकदमा है, इसके पीछे संकेत क्या है। तो मैं सहजे लगे समाधि रे वाले अंदाज में जीवन जीता हूँ और जो सामने आ गया उसको एंजॉय करता हूँ। मैं इस पे आने वाला था आपके और आऊँगा भी, लेकिन एक क्वेश्चन है जो पीछे छूट गया था। दर्शक उसका इंतजार कर रहे होंगे कि एक यशवंत सिंह, 70 मुकदमे, एक भड़ासवार मीडिया, ये मैनेज कैसे होता है? पैसे कैसे आते हैं? हाँ, पैसे और वाला 2-4 सवाल एम्प्लॉय बता भी दिया। आपने रखा हुआ, आपके पास एम्प्लॉय भी हैं। 10 दिन आप विपश्यना में रहेंगे तो भड़ासवार मीडिया चलता रहेगा। बिल्कुल। तो ये कैसे जी, होता मैंने कहा कि एक तो ज़रूरतें मेरी कम थी है? और हमारे कई मॉडल हैं। ओके। विज्ञापन आते हैं। पहला विज्ञापन रेडियो मिस्टी का था। हाँ, मैंने कोलकाता सुना था, दार्जिलिंग का एक रेडियो स्टेशन था, उसका 2000 रुपये का छपा था। हाँ। दूसरा जो है मीडिया हाउसेज में जो विज्ञापन आते हैं कि हमें पत्रकार चाहिए, वैकेंसी है ना, या उनकी प्रेस रिलीज छापनी है हमको जो है, उनके इवेंट्स होते हैं। आजकल मीडिया हाउसेज इवेंट करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका कवरेज हो या उनके शोज का प्रमोशन हो, तो प्रमोशनल कंटेंट के पैसे मिलते हैं हम लोगों को जो है। वो हम लोग उनसे डील करते हैं कि हम किस शर्त पे छापेंगे, कितना पैसा लेंगे। दूसरा, मैं कई मीडिया हाउसों में कंसल्टेंट हूँ, ये आज पहली बार खुलासा कर रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा जी, कई मीडिया हाउसेज ने मुझे मेरे अनुभव को देखते हुए और वही गुण तो न था कोई भी अवगुण मेरे भुला देना, उनको लगता है गुण होगा, लेकिन मैं तो गुण नहीं मानता हूँ। लेकिन वो मुझे कंसल्टेंट रखे हुए हैं और उसके लिए मुझे पे करते हैं वो। नहीं, आप कंसल्टेंट्स अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ समझिए, जो मुख्य धारा की मीडिया है, कहीं ना कहीं उस मीडिया में एक भय हुआ किसकी वजह से? खबरों की वजह से। ऐसा तो है नहीं कि आप धन उगाही करने गए या किसी को फोन करके धमकाया। आरोप लगता है कि मैंने आप धन उगाही करते हो, आप ब्लैकमेल करते हो, क्योंकि बड़ा आसान है जो पूरे देश को धमकाता हो और ब्लैकमेल करता हो मीडिया, माफ करिएगा, है ना। आप देखिए ना, जो मीडिया हाउसेज की संपत्ति कैसे बढ़ी है, कैसे जगमग ऑफिस जो है उनके हर शहर में खुल गए और कैसे उनका टर्नओवर एकदम से बढ़ गया,
कैसे इसमें जो है बड़े बड़े घराने, कॉर्पोरेट घराने आ गए। तो जो पूरे देश को ब्लैकमेल करने के लिए कुख्यात है, उनकी खबर छापना कितना मुश्किल काम था। और आप किसी से उगाही आप ब्लैकमेल करके तो नहीं चला सकते थे, कम से कम 16 साल तो नहीं चला सकते हैं। 16 साल से जो है बिल्कुल आप ट्रैप हो जाते जो है। नहीं, 16 साल से। दूसरी चीज, मीडिया घरानों पे भी, मैं तो रहा हूँ मीडिया में, 2-4 मुकदमे हो जाते हैं, 10 मुकदमे हो जाते हैं, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। आप अकेले के दम पे भड़ासवार मीडिया पे 70 मुकदमे झेल रहे हैं। बिल्कुल। मेरा ये सवाल भी था कि जो मीडिया घराने सबको धमकाते हैं, सरकार को, सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, बाकी सबको, उसको आप धमकाते हैं, तो कभी डर नहीं लगता आपको? डर लगता है, लेकिन मैं पहले आपके पिछले सवाल का जवाब दे दूं कि मेरे रेवेन्यू मॉडल में एक मॉडल चंदा का भी है। जैसे मुझे दिल्ली पुलिस ने मेरा फोन जब्त कर लिया था, आईफोन। हाँ। तो मैंने जनता से चंदे की मांग की कि भाई मेरा फोन जब्त हो चुका है, हाँ। और फर्जी मुकदमे लगे हैं मेरे ऊपर, हाँ। और ये सब जो है जानबूझ के किया जा रहा है ताकि भड़ास मीडिया बंद हो जाए। हाँ। तो प्लीज मुझे आईफोन रखना है और मुझे चंदा दीजिए। आईफोन रखना, चंदा दीजिए। हाँ। और लोगों ने दिया? और जो मुझे आईफोन मिला था वो किसी एक मीडिया हाउस ने चंदे में दिया था। अच्छा। ये भी मैं बता चुका हूँ कि मुझे मतलब किसी, हो सकता है किसी ने रिश्वत की बतौर दिया हो, लेकिन मैं उसको तोहफा मानता हूँ। उसको मैं बड़ा साफ साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं आप। बिल्कुल। हाँ। फिर क्या हुआ तो उसमें? वो मुझे मिला और वो छिन गया, दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया। तो फिर मैंने हमने कहा कि नहीं, चूंकि मैं उसको एडिक्ट हो चुका हूँ आईफोन का, मुझे अच्छा लगता है उसको यूज करना, तो मुझे आईफोन खरीदना है और चंदा दीजिए। तो लोगों ने मुझे गर्व होता है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबको कि हजारों लोगों ने जो है 100-100, 200, 500, 10,000, 1,000, 50,000 इतने रुपये भेजे। अब मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास 5 आईफोन खरीदने के पैसे आ गए। जी। अच्छा, लोग भरोसा करते हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है, भड़ास पे और आप पे भरोसा जाहिर सी करते बात है, हैं। और बिना भरोसे के कोई ब्रांड बनता भी नहीं है। दिल्ली वाला केस मैं पूछने वाला था, उसमें क्या हुआ था? मैंने सुना कि आपने उस पे ले जाकर के आपके खिलाफ कुछ अकाउंट बनाए गए, उससे मैसेज एक दूसरे को किया गया और आपने उसको फोरेंसिक लैब में चेक करवा दिया। हमने नहीं किया। हाँ। ये सब मजबूरी में हुआ है। अच्छा, ये भी मजबूरी में हुआ। उन्होंने सिग्नल ऐप पे मेरा एक फर्जी प्रोफाइल बनवाया, हाँ। और उस प्रोफाइल से खुद ही एक्सचेंज कराया 2 फोनों के बीच में, इतना डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया, हाँ। और पुलिस ने मेरा ये फ़ोन जब्त कर लिया कि भाई अब आपका फ़ोन जाएगा फोरेंसिक लैब में, हाँ। चेक होगा कि सिग्नल ऐप आपने बनाया कि नहीं बनाया। हमारा कहना था कि हमने नहीं बनाया है। हाँ। तो वो चेक होके आ गया, और उसमें सिग्नल ऐप हमने बनाया ही नहीं कभी, ये शो हो गया। इसका मतलब जो है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए वो सब फर्जी थे, अब मुझे फंसाने के लिए दिए गए थे। तो अब मैंने फ़ोन भी जो जब्त था वो कोर्ट के आर्डर से हासिल कर लिया है। अच्छा, एक बात बताइए, यशवंत सिंह एक छोटे से व्यक्ति मानूंगा, क्यों छोटे से कह रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, जहाँ बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े तोपंची, बड़े बड़े तीरंदाज बैठे हुए हैं, वहाँ पे अकेले एक इंडिविजुअल इकाई अगर यशवंत सिंह को माने तो आप क्या देखते हैं? इतना छोटा सा, बिल्कुल। जहाँ बड़े बड़े घराने, लेकिन उसके बाद भी वो लोग कुछ आपका उखाड़ नहीं पाए। उसके पीछे की ताकत क्या थी? आपको क्या लगता है कि कौन सी वो मजबूती थी जिसने आपको खड़ा रखा और उन लोगों से लड़ने के लिए बल दिया आपको? एक फक्कड़ मन जो है, हाँ। फक्कड़ मन और डाउन टू अर्थ होना, सड़क छाप जीवन को पसंद करना। और मैं सर्वेश भाई हमेशा कहता हूँ पत्रकारों को कि अगर आपको संघर्ष करना अच्छा लगता है, आपको सड़क पे चलना सोना अच्छा लगता है, आपको कॉमन मैन बन के जीना अच्छा लगता है, तो फिर पत्रकारिता आपके लिए है। लेकिन पत्रकारिता बची ही कहाँ है? जाहिर सी बात है। कभी, जैसे हम लोग भी पत्रकार थे तो कई बार घरानों के लिए पत्रकारिता करनी पड़ती है, क्योंकि हम तो अब आजीविका के लिए जाते हैं ना, कभी क्रांति के लिए जाते थे। बिल्कुल। अब तो आजीविका चलानी, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस संसाधनों के साथ रहते हैं, आपका क्या गुजारा होगा उससे? और नौकरी चली गई तो फिर आप कहाँ जाएंगे? अब सारे अच्छे पत्रकार जो है यूट्यूब पे आ गए, ट्विटर हाँ। पे आ गए, एक्स पे आ गए, फेसबुक पे आ गए, वो लोग अपना लाखों लाख उनके व्यूज हैं। कभी आपको धमकी मिली है? सर लगातार, मैंने कभी मतलब क्या, धमकियों में जीता रहता हूँ मैं जो है। जी। कभी डर नहीं लगा कि अकेले चलते हैं, ऐसे रहते हैं, मदिरा भी तब पीते थे, कहीं कुछ हो सकता है, कोई कुछ करा सकता है? डर लगना बंद हो गया, क्योंकि मैंने अपना जीवन जी लिया है। मैं बोनस में जीता हूँ अब हर दिन मेरे लिए एक नया दिन है, एक नया मैंने गिफ्ट है भगवान का, ईश्वर का जो है, ऊपर वाले का। तो एक ही बार मरना है, तो डर डर के मरना क्या, इससे बड़ी कॉमन कहावतें हैं, लेकिन उसको जीवन में इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं हर पल को एंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं डरूं क्यों? हर पल डर के जीना कितना खतरनाक है, आप जीते जी मर गए। तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले से डरना चाहिए केवल, बस। अच्छा, जो लोग देखते हैं या जो लोग पढ़ते हैं, उन लोगों को कई बार लगता है कि अरे यार, यशवंत तो फक्कड़ हैं, इनके पास कुछ नहीं होगा। लेकिन बहुत कम लोगों को परिवार होगा, पता होगा कि आपने परिवार, बेटा बेटी को सेटल कर दिया, अच्छी एजुकेशन मेरे भी पास दी। करोड़ों की संपत्ति है। अच्छा। हाँ, मैं खुलासा कर रहा हूँ। ये सुन के लोग शॉक्ड हो जाएंगे। होना भी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है, दरअसल क्या हुआ है, हम लोगों ने पत्रकारिता को बड़ा गलत तरीके से पेश किया है, संघर्ष को बड़ा गलत तरीके से पेश किया है। आप जब काम करते हो ना ईमानदारी से, तो आपके पीछे 2 चीज़ें अपने आप चलती हैं, चुपचाप।
थोड़ा वक्त तो लगता है। क्या चलता है? एक तो ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है आपकी, दूसरा धन आता है पीछे पीछे। बस आप धन के प्रलोभन में, हड़बड़ी में मत पड़िए। अच्छी पत्रकारिता, सरोकारी पत्रकारिता से पैसे कमाए जा सकते हैं, ये साबित होना चाहिए सर, इस्टेब्लिश होना चाहिए। हम फक्कड़ मन रखते हैं, हम सब कुछ छोड़ के हरिद्वार में चले जाते हैं, हम लाइन में लग के फ्री में खाना लिखाते हैं, वो मुझे जीवन अच्छा लगता है। लेकिन पैसे मेरे पास हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपये हैं। हाँ भाई, संपत्ति है करोड़ों की, जो है, रुपये नहीं है, संपत्ति है। अब बता सकता हूँ कैसे जो है। नहीं कैसे है ये तो नहीं जानना चाहूंगा, नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा। अच्छा, फिर तो जरूर बताइए। अम्रपाली के लिए मैंने एक फ्लैट लिया था, हाँ। 17 लाख में, हाँ, जब किसान आंदोलन नोएडा में नहीं हुआ था। हाँ। और रेट बहुत कम थे। हम्म। अम्रपाली दिवालिया हो गया, फिर वो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। हम लोगों को लगा अब नहीं मिलेगा, हमने फिर गाजीपुर में बनवा लिया एक बड़ा सा आश्रम। मैं आने वाला था इस पे जी। हाँ। और फिर वहाँ पे बाद में कुछ पैसे आए तो मैंने 2 प्लाट ले लिया, एक बिस्वे का जो है। फिर ये वाला भी हम लोगों को फ्लैट मिल गया, अम्रपाली वाला भी। इनकी सकल संपत्ति आप जोड़ दीजिए कास्ट, तो करोड़ों रुपया हो जाएगा। जो 17 लाख का फ्लैट था वो 60 लाख का इस समय है। जो ज़मीन मैंने 2 लाख की ली थी वो अब 25 लाख की है, और उसके ऊपर 2 फ्लोर बना चुका हूँ मैं। और 2 प्लाट और हैं जिनके वैल्यू जो है 1.25 लाख 1.5 लाख का था, अब 15 लाख 20 लाख है। तो मैं करोड़ से ऊपर चला जाएगा ये। अब जो लोग पॉडकास्ट ये देख रहे होंगे ना, वो कभी नहीं कहेंगे कि यशवंत सिंह तो बस दारू पी के पड़े रहते हैं। अब कभी नहीं कह सकते, क्योंकि उनको यही लगता था। आपने जिस दारू को बहुत बदनाम कर दिया लोगों ने, और आप भी कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि दारूबाज जो है सब लुटा दे। दारूबाज जो है बहुत कुछ बना भी सकता है। आज पता चल रहा है लोगों को ना। बिल्कुल जी। और दारू बहुत सुंदर चीज है सर। मैंने कहा ना कि मैंने मजबूरी में शराब छोड़ी है। आपने छोड़ दिया, लेकिन महिमा मंडल कर रहे हैं अभी हाँ, भी। बिल्कुल कर रहा हूँ, क्योंकि आप इसी जन्म में जीते जी एक केमिकल लोचा के जरिए, हाँ। कुछ मैंने ML जो है रसायन के जरिए आप एक नए व्यक्ति बन जाते हो। आप बंदर की तरह नाचने लगते हो, आप अंग्रेज की तरह अंग्रेजी बोलने लगते हो। तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि आप एक ही जन्म में कई जीवन जी रहे हो, बात तो सही। कई तरह के जीव बन जा रहे हो, कई तरह के जो है अंदर जो है आप पर्सनालिटी क्रिएट कर ले रहे हो। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे सिंगिंग का शौक था। हाँ। लेकिन मैं साहस नहीं जुटा पाता था। लेकिन मैंने मदिरा गान कर पी के फेसबुक पे लाइव में गाना गाता था। मदिरा गाना, हाँ, मदिरा गान शुरू कर देता था मैं। अब मैं जो है बिना मदिरा का भी गा लेता हूँ। तो ओशो को मैं फिर कोट करूँगा कि नशा जो है ना, आपको जिस आनंद में ले जाता है, वही आनंद पर हमेशा हो, बिना पिए हो, तो कितनी अच्छी बात है। तो मुझे नशा का जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से मैं गाना गाने का लगता था, बिना किसी लाज भय के। और अब जो है वो नशा हट गया, तो भी मैं बिना लाज भय के गा लेता हूँ। अच्छा, एक मजेदार बात क्या है ना कि आप कभी इमेज में नहीं बदलना चाहे, मुझे लगता है, और इसीलिए आपकी ये जो मैं जिंदगी है इमेज ना- खंडित करता हूँ अपनी। हाँ। मैं अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी धारणा लोग बना लें, मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं हर साल 2 साल में ऐसा कांड कर देता हूँ ताकि मेरी इमेज खराब हो जाए। जानबूझ के करते हैं आप? जानबूझ के। अच्छा। और एक उसके 2 फायदे हैं। हाँ। पहला फायदा तो ये है कि जिन लोगों को लगता है कि यशवंत एक बहुत ही सिंपल सा आदमी है जिसको हम पकड़ के गोलगप्पे की तरह खा जाएंगे, हाँ। तो वो जान जाएं कि हम बहुत सिंपल आदमी नहीं हैं। हम ठीक। कटहल की तरह हैं जिसको फाड़ने में आपके भी हाथ फट जाएंगे और आपके हथियार भी फट जाएंगे। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है ताकि लोग थोड़ा सा खौफ खाएं कि भाई ये आदमी जो है कुछ ना कुछ कांड कर रहा है, थोड़ा सा सावधान रहो। हमें दुनिया के लिए हमें अपनी एक इमेज कल्ट डेवलप करना पड़ता है जो कि अच्छा नहीं हो। वरना आपको कोई भी FIR कराएगा, 4 सिपाही आएंगे, डंडा खड़काएंगे, आपका लैपटॉप उठाएंगे, चल भाई बहुत कर ला तुमने भड़ास भड़ास। नहीं, आज तो भड़ास की ये ताकत है कि सत्ता और सिस्टम के भी तमाम लोग मैंने देखा है भड़ास के नाम पे, और मैं नाम तो नहीं लूँगा, जिक्र तो नहीं करूँगा, जहाँ ब्यूरोक्रेसी के लोग भी ये सोचते हैं यार कि अपनी खबरें यहाँ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ गई तो पूरे मीडिया में चली जाएगी। मैं इस पर और भी सवाल करूँगा, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में बड़ी देर से चल रहा है। आप बता रहे हैं कि आप विपश्यना के लिए जा रहे हैं, जी। गाजीपुर में आश्रम आपने खोल लिया है, शराब आपने छोड़ दिया, अगला प्लान क्या है आपका? कहीं साधु वाधु तो नहीं बनेंगे? हाँ, मेरा नेक्स्ट प्लान हरिद्वार का है। मैं चाहता हूँ कि हरिद्वार में एक आश्रम जो है छोटा सा ही अपना हो, और वहाँ गंगा तीरे रह जाए। उसको बल्कि थोड़ा मैं सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करूँ तो जीरो इकोनॉमी लाइफ, अच्छा। पैसा विहीन जीवन में जीना चाहता हूँ। और ये इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है कि जिस पैसे के लिए लोग तमाम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तमाम पीड़ा झेलते हैं, तमाम हाई BP शुगर कन्वर्ट कर लेते हैं, उस पैसे की दरअसल कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम जो है तमाम चीज़ों के चलते ही सब करते रहते हैं। तो हरिद्वार में वही लाइन में लग के फ्री खाना लेना और गंगा किनारे बैठ के खा लेना, फिर वही गंगा का पानी पी लेना और वही सो जाना।
तो मुझे ये पसंद है, ये मुझे अंदर से अच्छा लगता है। मुझे आप ऑप्शन दे दो कि एक जहाज़ ले लो, दुनिया भर घूमो, स्पेस चले जाओ, है ना, होटल में 5 स्टार में पड़े रहो, तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, मैं ऊब जाऊंगा 2-4 दिन में। लेकिन ये वाला लाइफ मुझे हमेशा अच्छा लगता है। कई लोग ये खबर सुनने के बाद आपके मुंह से इंतजार कर रहे होंगे कि कितना जल्दी आप उधर की तरफ निकलेंगे। नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हम लोग यहाँ मोर्चा छोड़ देंगे, यहाँ अपनी टीम काम करती रहेगी। हम लोग हरिद्वार गंगा किनारे बैठ से ही गोले दागेंगे जो है। मतलब वहाँ भी लैपटॉप, मोबाइल और ये सब कुछ रहेगा, हैं? हमारे पास भले ना हो, लेकिन लोग करते रहेंगे, हम टच में रहेंगे। मतलब ये पत्रकारिता ही एक तरीके से आपका जीवन है, हाँ, पैसन है। पैशन है। हाँ, इसीलिए आप टिके भी हैं इसमें, मुझे लगता जाहिर है। सी बात है, वो चलते फिरते हम लोग करते रहते हैं। मोबाइल पे आ गया तुरंत, अब तो सब कुछ जो है बहुत ही स्मार्ट हो गया है ना। वर्डप्रेस पे वेबसाइट है, वर्डप्रेस का ऐप होता है, उसको हमने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है। 2 मिनट लगता है, हेडिंग डाला, मैटर डाला, टक। अच्छा, हाँ, बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप राह चलते भी खबरों को, वीडियो को एडिट करके खुद भी डाल देते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये टेक्नोलॉजी फेमिलियर कब हुए आप, अभी या पहले? लगातार टेक्नोलॉजी फेमिलियर थे, तभी हम लोगों ने ब्लॉग बनाया, ब्लॉग स्पॉट पे। उसमें 1000 मेंबर थे। फिर हम लोग जो है एडिटिंग सीखे, HTML कोडिंग सीखे उसमें, ब्लॉग, है ना। तो दुनिया, मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया भी मतलब बहुत अंदर से सरल आप हो बहुत गई है। जिंदा दिल हैं, इसका मतलब हर नई चीज को अपनाने के लिए। लर्निंग बहुत अद्भुत है अपनी जो है, मतलब मैं कुछ भी नई चीज़ देखता हूँ तो सीखने की कोशिश करता हूँ, और वो हमारी पर्सनालिटी का इनबिल्ट पार्ट है। और मैं अभी आपके साथ रहूँगा, पीड़ा देखूंगा तो हो सकता है मैं रोने लगूँ। अभी आप नाच रहे हो तो आप साथ में डांस करने लगूँ। तो मैं एक पानी की तरह सरल तरल आदमी हूँ, और जिसको जो शेप दोगे वो शेप ले लेगा। अच्छा, अभी आप कट्टा वट्टा करके कुछ प्लान करो मारने उड़ने का, तो मुझे लगेगा ये ठीक है, इसे गैंग में होना चाहिए हमको भी। कई कैरेक्टर हैं आपके अंदर, कौन सा कब निकल आए कोई नहीं जानता इसका है। मतलब कि मैं बेसिकली मैंने अपने अंदर की आत्मा को कोई शेप नहीं लेने दिया, उसको वैसे ही निश्चल रखा जैसे एक बच्चे के अंदर होता है। एक बच्चे को बेटा ये तमंचा चला दो, चला देगा। एक बच्चे को माता जी पूजा कर लो, पूजा कर लेगा। एक बच्चे को नाच दो, नाचने लगेगा। तो एक निर्दोष बच्चा जो होता है, उसी तरह का अपना व्यक्तित्व है। बाहरी लोगों ने आपके कैरेक्टर गढ़ दिए, यही देख देख के। उनका काम है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जो लोग आपको डरा के धमका के न तोड़ पाए हों, तो वापस से बुलाया हो कि आओ मीटिंग करते हैं, कुछ प्रलोभन देते हैं आपको? हाँ, कई बार होता है। हाँ। लेकिन उसमें भी कई प्रकार हैं। हाँ, जैसे थैली लिया हुआ धन एक सेठ आया, हाँ, तो एक होता है कि आपको खरीदने के लिए आया है। हाँ। हाँ भाई, ये पकड़, हाँ, है ना, अब खबर वर हटा, हाँ। और है ना, तो हम लोग उसकी माँ का नाका साका कर देते हैं। हाँ। हमें नहीं चाहिए तेरा धन सेठ, सेठ तेरी ऐसी की तैसी, भाग, तेरे खिलाफ एक खबर और लगाएंगे, हाँ। क्योंकि तूने जो है ये ने जो है धमकाने का काम किया, हम लोगों को खरीदने का काम किया है। एक आया सेठ जो है, वो पैसे लेके आया और चरणों में बैठ गया। कहा, भाई साहब, आप जैसा तो ईश्वर देखा, मतलब देखा ही नहीं हमने जो है व्यक्ति, और ईश्वर ने हमें बड़ा मौके से मिलाया है। हम लोग दोस्त, आदेश क्या है मेरे लिए? और हमको लगा ये तो शिष्य है। हमने कहा इसको माफ किया जाए। मतलब जो शरण में आया उसके लिए सब कुछ, सब मित्रवत, 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 शत्रुवत भाव से नहीं, धमकाने के भाव से नहीं। हाँ। प्रेम, प्रेम वो सर, मतलब प्रेम वो जो है ना, मार्ग है, रास्ता है, तरीका है, जो उन मुश्किलों को भी हल कर देता है जो आपका कोई हथियार नहीं कर सकता है। अब दुनिया में जो महायुद्ध हुए हैं, परमाणु बम गिरे हैं, उनका अंत अंततः प्रेम, सौहार्द और बातचीत से हुई है। तो सकारात्मकता, प्रेम, बातचीत, ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमारे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। मैं कभी ये नहीं देखता हूँ कि सर्वेश मिश्रा के अंदर बुराई क्या है, अच्छाई क्या है। सर्वेश मिश्रा व्यक्ति मेरे प्रति कैसे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अगर मुझे प्यार करते हैं, मेरे प्रति निष्ठावान हैं, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ हूँ। मैं आपकी बुराइयों को भी अनदेखी कर सकता हूँ। होता ही यही कि किसी को अपनाए तो समग्र रूप से अपनाए। हाँ, ये मतलब नहीं कि आप उसके अच्छी बात पे तो हो, और जहाँ बुरा देखे ना, नाक बहुत सिकोड़ लो कि आदमी गंदा है, मैं आज संबंध तोड़ रहा हूँ। आप उसके बुराई के साथ भी खड़े रहो। हाँ, उसको समझाओ अकेले में, पब्लिक में प्यार करो। ये फंडा होता है कि आप किसी की बुराई पे, गलत काम पे अकेले में समझाओ, अकेले में चाटा मार लो, पब्लिक प्लेस पे उसकी जो तारीफ करो। अच्छा, मतलब हम ये समझें कि जैसे आप कुछ खबरें लगाते हैं भड़ास पे, और आपने ऐसे ही अमूमन लगा दिया, लेकिन उसमें अगर किसी ने आपको छेड़ दिया तो आप जाते हैं उसके कब्र से भी खबरें निकाल के लेके आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लाके जोड़ देते हैं, और कुछ खबरें देखते हैं कि लगी और कुछ दिन बाद वो या तो डाउन हो जाती है या तो हट जाती है। तो क्या इसमें ये दोनों फैक्टर काम करते हैं क्या? कुछ लोग मोहब्बत से मना लेते हैं और कुछ देखिए, लोग उसमें कई फैक्टर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई सूचना पब्लिश कर दी, ठीक भाई है। ये सूचना है, ठीक है। लेकिन वो जब उसका पक्ष पता चला, जिसके बारे में है, जिस पे आरोप है, हाँ, तो पता चला कि ये तो माने एक फैब्रिकेटेड न्यूज है, खराब खबर है, गलत खबर है, या किसी ने हमारे कंधे का इस्तेमाल किया है, तो उसको हम हटाना पड़ता है, हटा लेते हैं। और हटाना भी चाहिए, क्योंकि जब हम 1000 खबर छापेंगे तो उसमें 5-10 खबरें गलत हो भी सकती हैं, छाप भी सकती हैं। और मीडिया में हमें मानना चाहिए कि हम गलती करते हैं, तो हमें खुले मन से मानना चाहिए। कुछ खबरें हम इसलिए भी हटा लेते हैं कि
जो खबर जिसके बारे में छापा गया है उसका पूरा पक्ष नहीं होता है, कंटेंट नहीं होता। वो कहता है मैं अभी डाउन कर लीजिए, अभी हम भेज रहे हैं आपको, हटा लेते हैं, है ना। जो खबर छप गई उस खबर को हम हटाते नहीं हैं, आगे से नहीं छपेगी, हम इस पे विचार कर सकते हैं। या छपेगी तो आपका पक्ष लेके छपेगी, या आप को प्रियॉरिटी दे के हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, जानेंगे और आपको राय दे देंगे। तो बहुत सारे शेप हैं। देखिए, मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ कि प्रभात खबर अखबार से विज्ञापन आया हमारे यहाँ और छप गया। तो वहाँ प्रभात खबर एक अच्छा अखबार है और वहाँ एक सिस्टम काम करता है। हरवंश जी, आदरणीय हरवंश जी उसके प्रधान संपादक रहे हैं। और जो छपा उसके अगले दिन एक मेल आ गई प्रभात खबर की कंपनी उषा मार्टिन के बारे में, एक निगेटिव खबर आ गई बहुत भयानक। और लिखने वाले ने चैलेंज किया कि अगर आप असल पत्रकार मानते हैं और बिके नहीं हैं, जैसा कि आप बिक चुके हैं लग रहा है विज्ञापन लगा के, तो ये खबर छापेंगे, वरना आप नहीं छापेंगे, वरना बिक के। तो हमने खबर छाप दिया। और प्रभात खबर से फोन आया कि भाई साहब गजब आप हैं, विज्ञापन यहाँ छपा और आप हमारे खिलाफ भी खबर छाप रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई साहब देखिए, हम लोग फर्स्ट जनरेशन मीडिया एंटरप्रेन्योर हैं, वो भी डिजिटल, बहुत शिशु हैं, छोटे हैं। हम सब पेट से सीख के नहीं आए हैं माँ से, हम लोग सीख रहे हैं। हमने कहा आप लोग पता है कि विज्ञापन छापते हो, साथ में उसकी अच्छी खबर भी छापते हो और निगेटिव खबर कभी नहीं छापते हो। आइसर कंपनी का लॉन्च हुआ ट्रैक्टर की फोटो लग गई, खबर लग गई और उनका विज्ञापन भी छप गया। लेकिन हम लोग वो नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग अभी लर्निंग प्रोसेस में हैं। हमें अभी समझ में आने में टाइम लगेगा कि आपका विज्ञापन अगर छाप दिए और सेम डे आपके खिलाफ खबर भी आ गई तो हम क्या करें। तो हमने खबर छाप दिया और आप विज्ञापन वापस ले सकते हो। तो उन्होंने वापस ले लिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी क्यों छापोगा। तो मुझे लगा कि ये कुछ लोग प्रोवोक करते हैं आपको कि जहाँ देखते हैं विज्ञापन। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब आप विज्ञापन के रूप में हमको पैसे मत दो, अब हमको आप टेबल के नीचे से दो। अच्छा जी। लिया आपने? हाँ, लिया। अच्छा, बड़ा खुल के बोलते, कभी आपको लगता नहीं लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? क्योंकि जो है हम लोग जो कर रहे हैं मीडिया में 100 में 10% पाप कर रहे हैं। मान लीजिए, उसको पाप का नाम दे लीजिए, अनैतिकता दे लीजिए, लेकिन ये सच है कि हम हिमालय पे नहीं बैठे हैं, हमारे खर्चे हैं और हमारे खर्चे बहुत वैध तरीके से तो नहीं आ रहे हैं। इससे किसी का व्यक्तिगत हित तो नहीं होता ना आपके, जो आप ये बता रहे हैं, इसमें ऐसा तो नहीं किसी का शोषण करके आप ऐसा कर? वही मैं कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, किसी का अहित नहीं हो रहा है। हमें अगर प्रमोशनल कंटेंट पब्लिश करने के जरिए, जैसे हम तमाम प्रमोशनल कंटेंट छापते हैं, आपको पता भी नहीं चलता होगा, हो सकता है आप कहें कि अपराध है, आप नीचे नहीं लिखते हो एडवर्टोरियल या प्रमोशनल, हम नहीं लिखते हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि लिख देंगे तो फिर वो विज्ञापन हो गया। आजकल तो बड़े बड़े अखबार वाले ऐसा करते हैं, अखबार में आर्टिकल छापते हैं, उसको इन्फोटेनमेंट के नाम पे या इन्फॉर्मेशन देने के नाम पे वो पेड खबर। पूरा पेज 3 का कैरेक्टर ही यही है, मैंने पूरा पार्टीज को छापना। और जो है आजकल तो पेड एडिटोरियल छपता है, संपादकीय आर्टिकल छपते हैं बकायदे, प्रमोशनल जो है। तो उसमें तो फिर कोई अन्याय नहीं है। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि वो गलत कर रहा है तो क्या हम भी गलत करें। लेकिन मेरा कहना है कि वो 100 में 90 गलत करता है, हाँ, हमारा 100 में 10 गलत होता है। हम 90% जो है ईमानदार हैं, तो 10% की गलती सर्वाइवल के लिए माफ की जा सकती है। हाँ, आप उससे किसी को नुकसान नहीं, आप भूखे हैं और आपने एक ब्रेड चोरी कर लिया, तो ये आप फांसी देने योग्य अपराध नहीं किया आपने। ये जुर्म जायज है। हम एक मीडिया हाउस चला रहे हैं जो कि अपने तेवर सरोकार और अपने जनपक्षधर पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। तो उसको सर्वाइव करने के लिए अगर हम 10% गलतियां करते हैं या अपराध करते हैं, अपराध भी क्या उसको जिंदा रखने के लिए, और अपराध भी किस किस्म की, सहमति से। जैसे दो लोगों के किसी मेल फीमेल के सेक्सुअल इंटरकोर्स को आप व्यभिचार भी कर सकते हो और उनके आपसी सहमति रिश्ता भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर देखने का नजरिया है। अच्छा, लोग आपको भस्मासुर कहते हैं जी। वो कहते हैं कि नहीं, थोड़ा इसकी व्याख्या करिए, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। व्याख्या कर रहा हूँ। वो कहते हैं, मुझे क्या क्या कहा जाता है, मुझे पहली बार सुनाई पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं ना। अब आपके मुंह पे कौन कहे, मैं तो मान लीजिए कह भी ले रहा हूँ कि हम लोग सामने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। कहते हैं कि आप गलत करने पे दूसरों को तो छोड़िए, जो आपके परिचित हैं, आप खुद को भी नहीं छोड़ते हैं, आप अपने बारे में भी खबरें लिख देते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, और अमूमन आदमी छिपा ले जाता है, लेकिन आप उसको भी लिख देते हैं। जैसे मैं आज बहुत सारी बातें आपसे कह रहा हूँ कि हाँ मैंने ये मैं करता हूँ, हाँ। तो ये लोग नहीं बोलते हैं आमतौर पे। नहीं, कोई नहीं बोलता है भाई। नहीं बोलता है। हर आदमी अपनी एक पब्लिक इमेज दुरुस्त रखता है कि मैं महान सदाचारी, मैं महान नैतिक, मैं महान विद्वान, मैं महान। मेरा मानना है कि अब जो दौर आ गया है, इस दौर में इस कथित महानता से मुक्त होना चाहिए। हम जैसे हैं हमें एग्जैक्टली वैसे स्वीकार करना चाहिए। ये सिस्टम की दिक्कत है कि उस सिस्टम में एक ईमानदार तरीके से मीडिया हाउस चलाने का भी प्रबंध नहीं है।
अब मैं आपको जैसे आता हूँ, जैसे कई यूट्यूबर कहेंगे कि साहब हम तो बड़ा ईमानदारी से वीडियो बनाते हैं, हम लाखों कमाते हैं, हम किसी से नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है। मैं कहूँगा, बताऊँगा मिस्टर, आप वो कंटेंट नहीं बनाते हो जिस कंटेंट पे मोनेटाइजेशन का फ्लैग ना आए, बिल्कुल सही बात येलो हो जाए। कहेगा साहब, वो कहता है कि हमारा विज्ञापनदाता नहीं देखना चाहता है। हाँ। आप ढूंढ ढूंढ के वही बनाते हो जो मोनेटाइज हो जाए। बिल्कुल सही बात है। आप बहुत सारे उपद्रव, दंगे और तमाम खबरें आप नहीं दिखाते हो यूट्यूब पे अपने शो में, क्योंकि उसको दिखाने से हो सकता है आपका जो है मोनेटाइजेशन जो है बंद हो जाए। तो मेरा मानना है कि सिलेक्टिव चूजी तरीके से पत्रकारिता करना कोई बहुत ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं है। या आप बहुत ईमानदार रहे किसी मीडिया हाउस में और वो मीडिया हाउस जो है बहुत बड़े बड़े घपले घोटाले करता रहा है। एनडीटीवी की मैं बात करूंगा, पड़े रहा है, जाने कितने पैसे उन्होंने कमाए, जाने कहाँ कहाँ कोठियाँ फार्म हाउस है, लेकिन उसमें काम करने वाले लोग कहेंगे हम साहब बड़ा सरोकारी पत्रकार हैं, हमने ईमानदारी से सैलरी पे जीवन काटा है। अरे भाई साहब, आपके मालिक ने क्या किया? आप तो यही बात हुआ कि आप जो है डकैत गिरोह में ईमानदार खजांची हैं, लूट के माल का बंटवारा कर रहे हैं ईमानदारी से। अच्छा, जब आप अपने बारे में लिखते हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, कुछ लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जो आपके इस स्वभाव को जानते हुए भी प्रेम करते हैं, वो कभी आपको कहते नहीं कि अरे अपने बारे में क्यों ऐसा छापते हो, मत छापा करो? पहले कहते थे, अब तो लोग, मतलब अब तो मुझे लगता है कि अब मेरी वो वाली पारी भी खत्म हो रही है धीरे धीरे। अब मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। पहले उतना पोजीशन भी नहीं रहा। अब जो है एक टीम काम करती है और मेरा भूमिका केवल ऑब्जर्वर की है। मैं देखता हूँ कुछ गलत ना चला जाए, कुछ मैंने इनपुट किसमें है या नहीं है। और अब वो आवेग नहीं है। 50 के पार मेरी उम्र हो गई। लगता नहीं है, लेकिन हाँ। बिल्कुल नहीं लगता है। ये आपका बड़प्पन है, आपकी निगाहों में जो है प्रेम है मेरे प्रति, इसलिए आप ऐसा नहीं, दर्शक भी लिख देंगे, ये देख रहे होंगे दर्शक, वो नीचे कमेंट करेंगे कि आप 50 के नहीं लगते। तो 50 का हो गया तो मुझे लगता है कि अब कुछ नया करने का वक्त आ गया। और एक जीवन में सर्वेश जी हम कई प्रयोग कर लें, ये बहुत जरूरी है, वरना पछतावा रह जाएगा। आप मरने के बाद क्या होंगे कुछ नहीं पता आपको जो है। सही बात है जी। अच्छा, ये बताइए कि शुरू में एक किस्सा मैंने आपके बारे में पढ़ा था, वो क्या किस्सा था? क्योंकि मैं शुरू में ही पूछना चाहता था, पूछ नहीं पाया, कि आपके गांव में झगड़ा हुआ, चाचा ने मध्यस्थता की, और चाचा ने जब मध्यस्थता की तो कुछ चीज़ पे समझौता हुआ था, कुछ दे लो, शायद वो शराब वगैरह क्या थी, और आपने इसको पत्रिका में छपवा दिया। चाचा ने कहा घर आओ, बड़ी कुभाई होगी तुम्हारी। मेरा जो पहला आर्टिकल छपा था जर्नलिज्म करते हुए बीएचयू में, वो सरस खलील नाम की एक मैगजीन थी। जानता हूँ, वो पहले उस पर मिलती थी, बाद में बड़ा बदनाम गाँव हो में गई। खूब विस्तार रहा, वो बड़ा बदनाम हो गई थी गाँव में, उसका खूब प्रकाशन था। तो उसमें मेरा पहला आर्टिकल छपा था, जो मैंने अपने गांव के बारे में लिखा था कि कैसे मेरे खानदान के ही लोग जो है दारू मुर्गा लेकर के न्याय और मध्यस्थता करते हैं। तो उस पे जो है मैंने बाद में जब वो बात पहुंची जो है घर तक, तो वहां से बड़े मैंने थर्ट आया कि भाई तुम साला अपने ही घर का भेद खोल रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने सच्ची पत्रकारिता की है कि जो घर फूंके आपने चलो हमारे पास, या क्रांति की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। तो मैंने अपने घर से ही पोल खोल वाला काम किया और बाद में ये काम बढ़ता चला गया। अच्छा, कभी ब्यूरोक्रेसी के लोग आपसे संपर्क करते हैं कि भाई एक खबर है, इसको छाप दो? या मैं नाम नहीं जानना चाहूँगा, क्योंकि 4-5 राज्यों को जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपके भड़ासवार मीडिया को बड़ा पढ़ा जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, और पत्रकार घराने में तो सब लोग पढ़ते हैं। तो ये लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन मैंने सुना कि ब्यूरोक्रेसी में भी इसकी तगड़ी होल्ड है। मैं बहुत कम लोगों से मिलता जुलता हूँ सर्वेश जी। तो होता क्या है कि जब आप किसी के साथ बैठते नहीं हो तो फिर आप के पास कोई कारण नहीं होता है कि आप खबर रोक दो या कोई आपसे संपर्क करे। अब हाँ, बहुत सारे नए मित्र बनते हैं आपके जरिए। कोई मान लीजिए मित्र बन गया, कोई आपका मित्र है, उन्होंने उससे मिलवा दिया आपने, तो एक चेन है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग वही खबर पब्लिश करें जिससे सत्ता की पोल खुलती हो, सिस्टम की गड़बड़ियाँ सामने आती हो, या कॉमन मैन का भला होता हो। तो अगर वो खबर किसके जरिए मिल रही है महत्वपूर्ण नहीं है, खबर वो आनी चाहिए। आप सत्ता और सियासत की बात की तो कई बार देखता हूँ बड़ा मुखर होकर मोदी के खिलाफ उनके पीछे पड़े रहते हैं। नहीं, मैंने मोदी की तारीफ भी की है, ऐसा नहीं है। जब मैंने पहली बार मोदी को वोट दिया था मैंने, पहले चुनाव में, हाँ, और मुझे लगा था कि कांग्रेस का जो पूरा वो मौन राज था, वो पूरा अराजक भ्रष्टाचार का राज था, जो भयानक था दिमाग में कि साला ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसको जो है हम लोगों ने हटाने के लिए बीजेपी को वोट दिया। हालांकि लोग मुझे वामपंथी कहते हैं, पहले था मैं, अब तो मैं एक डेमोक्रेटिक आदमी हूँ और मैं अपने मन स्वभाव के हिसाब से जीता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो वो राज था ना कांग्रेस में, उसमें जो आर्थिक तरक्की थी, उसमें जो महंगाई थी, उसमें जो बेरोजगारी थी, उसके मुकाबले अब ज़्यादा खराब हालत हो गई है। बेरोजगारी की, महंगाई की, है ना, आर्थिक तरक्की की, कर्जा देखिए कितना बढ़ गया है, जितना जीडीपी है उतना कर्जा हो गया है अपने यहाँ। तो मेरा कहना है कि मोदी जी ने कई सेक्टर्स में बड़ा अच्छा काम किया। जैसे मैंने कहा कि मंदिर बनाने वाला काम भी बड़ा अच्छा हो गया, विवाद खत्म हो गया, और हिंदुओं की आस्था का दुनिया में एक सेंटर होना चाहिए। कश्मीर मुद्दे पे ठीक किया, खत्म करके, हम सोच नहीं सकते थे कि धारा 370 खत्म किया जा सकता है, लेकिन वो खत्म करके अच्छा किया।
आप जो है ट्रिपल तलाक पे अच्छा काम किया। तो हमारा काम मीडिया का जो है सत्ता की आलोचना ही है, कमियां निकालना ही है, लेकिन जो उनकी अच्छी चीज़ें थी मैं उसकी तारीफ करता हूँ। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से जो सरकार का एक जो तरीका है काम करने का या जो इमेज बनी हुई है, उसको लेकर के क्या मत है आपका, क्योंकि आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, सर गाजीपुर देखिए, से आते है ना, हैं। हम मेरा मानना है कि जो सच्चा पत्रकार होगा वो कभी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखेगा हाँ। कि या तो पूरा ब्लैक है या पूरा व्हाइट है। हर सरकार की कुछ अच्छाई और बुराई होती है। आप ये मानेंगे कि सपा बसपा कार्यकाल लंबा चला यूपी में, और उसमें एक खास तरह के गुंडे इवाल्व हुए, ठीक है ना, जो है उसमें जो मुस्लिम माफिया हैं बहुत दबंग और उनका राज हुआ करता था, जगह जगह माफिया राज शुरू हुआ। योगी जी के कार्यकाल में वो सब मारे गए या वो सब सलाखों के पीछे कर दिए गए। हाँ, इस राज में कुछ नए तरह के लोग इवाल्व हो रहे हैं जो उनकी जात के हैं। तो हमें तो देखना चाहिए ना, हम तो पत्रकार हैं, हमें क्यों एक तरफ की बात करना कि या मैं तो मोदी की भक्ति करूं या फिर कांग्रेस की भक्ति करूं, अपनी बुराई न देखूं, उनकी बुराई को दिन भर। जैसे दिलीप मंडल जी ने पत्रकारिता को जो है भक्ति में तब्दील कर दिया। उन्हें पैसे चाहिए, पैसे लेके उन्होंने एक पार्टी के पक्ष में पत्रकारिता शुरू कर दी। अब वो पत्रकारिता नहीं है, वो पीआर कारिता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से डिजिटल दौर आ रहा है और जिस तरह से चीज़ें अब सोशल मीडिया से तय हो रही हैं, उसमें अर्निंग के मौके इस तरह की जाब में हैं। अब इन्हें हमें त्याज या तुच्छ नहीं मारना चाहिए सर्वेश जी। जैसे दिलीप मंडल का ही प्रकरण लीजिए, इसे जाब के रूप में देखना चाहिए। ट्रेडिशनल जाब खत्म हो रहे हैं, नए तरह के जाब क्रिएट हो रहे हैं, तो ये नए तरह के जाब हैं। नहीं, इसका लाभ सबको नहीं मिल पा रहा है ना। जो अगर आप में वो स्किल होगी तो आप जाओगे। दिलीप मंडल में वो स्किल थी, वो लाखों लोगों की भीड़ पीछे लेके चलते हैं, वो भीड़ को कहीं भेज देते हैं। हाँ, अभी आपने बिलाल भड़ास ने बहुत लिखा उनके बारे में। जी। उन्होंने जब सरकार के सिस्टम को जाना, उन्होंने डंके की चोट पे कहा, और वो एक टैगलाइन यूज करते हैं, अरे मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूँ, मैं तो बड़ा अदना आदमी हूँ। फिर वो ये भी कहते हैं कि वो जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। अभी एक मुहिम चलाया था उन्होंने कि सरकार को झुकना पड़ा और हमने ये चाहा तो ये करवा लिया। आज वो रोज जो है कांग्रेस राहुल के खिलाफ लिखते हैं रोज, और एंटी मुस्लिम लिखते हैं। तो यही भाजपा का एजेंडा है। आप मोदी जी को महान बताओ, सबसे महान ओबीसी शासक बताओ, मोदी जी के कार्यकाल के गुणगान करो, कामों और विपक्षियों को गाली दो, तो वो बहुत परफेक्ट उनको जॉब प्रोफाइल मिली है। और फिर कह रहा हूँ कि विचारधारा के जरिए से आप देखेंगे तो दुखी रहेंगे। और दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो गांव के लोग हैं, यूथ है, जो ग्रामीण परिवार, ये भारत गांवों का देश है, तो सब आदर्शवादी लड़के हैं, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के, गाँव के। उनको लगता है अरे ये बिक गया, वो उनको लगता है। लेकिन शहर में आते हो तो सर पैसा ही सच्चाई है, शहर की सच्चाई पैसा ही है। और आजकल वही बिकता है जिसके पास बिकने की कैपेसिटी होती है। हाँ, बिकने के लिए लाइन में सब बहुत लोग खड़े हुए हैं, लेकिन सब नहीं खरीदे जा रहे हैं। दिलीप मंडल में हैसियत थी, उन्हें खरीदा गया। अच्छा, मीडिया घरानों की स्थिति क्या देखते हैं, जो आज की मीडिया है, जिस तरह की मीडिया है? क्योंकि आपने तो एक नया विकल्प पैदा किया था, और विकल्प भी बड़ा यूनिक पैदा किया था कि शोषित पत्रकारों की लड़ाई लड़ेंगे, बड़े बड़े लोगों पे अंकुश लगाएंगे। आपने किया भी। अब आप धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, कहीं ना कहीं शांत नहीं कहेंगे, मतलब उस धार के साथ नहीं आ रहे, या कह दें कि आप बहुत बैलेंस तरीके से आ रहे। बैलेंस भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि बहुत प्रामाणिकता के साथ आ रहे हैं आप। लेकिन जो आज का मीडिया है, जो पत्रकारिता है, उसको देखते हुए क्या देख रहे हैं और नए लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सर आज की मीडिया खत्म हो चुकी है। सत्ता शासन सरकार को ये समझ में आ गया है बहुत पहले से, खासकर मोदी की आने के बाद। आप देखिए मीडिया में जो ट्रायल हुआ था ना करप्शन का, उस जमाने में कि आप 15 लाख दे देंगे और ये भ्रष्टाचार वो भ्रष्टाचार, है ना, वो सब मीडिया हाइप था, प्लान्ड। उसके बाद जो है मोदी जी आए तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, मीडिया का गला दबा दिया। मोदी जी ने सबसे पहला काम किया, मीडिया का गला दबा दिया, मीडिया को पूरा अपना पालतू बना लिया। क्योंकि वही मीडिया जो कांग्रेस राज में उपद्रव क्रिएट किया था, कहीं हमारे लिए भी भस्मासुर न बन जाए, तो उन्होंने ऐसे ओबलाइज किया कि मीडिया हाउस के मालिकों को नहीं, बड़े बड़े एंकर को ओबलाइज किया। एंकरों में होड़ होती है भाई साहब कि कौन कितनी मोदी भक्ति कर रहा है। रूपकाली याका, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, आप नाम लेते जाइए लिस्ट। फिर नया विवाद खड़ा हो जाएगा आपके खिलाफ। नहीं, तो सब सोशल मीडिया पे सब लिखा जाता है रोज सर, जो है। आप इसमें परिचित हैं कुछ लोगों से? मैं पर्सनली बहुत कम लोगों से मिला हूँ। हाँ, लेकिन आज के डेट में मीडिया घरानों से आपके रिश्ते अच्छे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे रिश्ते एक तरह से कहिए कि उनको जब प्रमोशनल अपना कंटेंट छपवाना होता है तो हमारे यहाँ वो छपवाते हैं। उसके लिए हमको फी देते हैं, ठीक है, पैसे देते हैं। और बाकी जब उनके यहाँ से खबरें आती हैं, हमारे यहाँ लगातार खबरें छपती हैं। आज तक के खिलाफ छपता है, नेटवर्क 18 के खिलाफ छपता है, रूपका लियाकत के खिलाफ छपता है। तमाम तक चैनल बंद हुए, आज तक के जो तमाम डिजिटल चैनल बंद हुए, वो खबरें छपती हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ खबरें सब छपती हैं।
तो जिनके खिलाफ छापते हैं, कभी व्यक्तिगत उन लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की हो? करते हैं, वो कहते हैं कि बहुत हार्ड हो गया सर, थोड़ा देख लीजिए, माइल्ड हो जाए, हट जाए, चलिए छप गई, अब उसको हटा ही दीजिए कुछ दिन के बाद। तो ये सब चलता रहता है, ज़िंदगी है। जब आप अब आप जब मतलब उस तालाब में हो तो पानी तो टकराएगा ही आपसे ना, जो है। तो हमारे लोगों का काम ये हमारे पे है कि हम कितना समझौतावादी हो जाते हैं, ये आपके ऊपर है। देखिए सर्वेश जी, मीडिया एक ऐसा स्पेस है जिसके खिलाफ कोई कानून नहीं है ये, और न कोई प्रोटेक्शन भी है। हमारा संयम, हमारा जो है संयमित आचरण ही हमारा एक तरह से मापदंड है, कानून है, या कहिए हमारे पे नियंत्रण है। बिल्कुल सही हम बात। हमारे ऊपर स्वनियंत्रण होना चाहिए, है ना। और जिन पे स्वनियंत्रण है वो लंबा चल भी लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के दौर में जहाँ रोजी रोटी की भी ज़रूरतें पूरी करनी है, वहाँ क्रांति करके तो नहीं जी पाएगा आदमी, क्योंकि हर कोई क्रांति, आपकी तरह नहीं हो सकता कि एक नया विकल्प पैदा कर दे। अब क्रांति जैसी स्पेस रह भी नहीं गया है, टेक्नोलॉजी ने बहुत बदल दिया है इसको। मैं कहूँगा कि विचारधारा की बजाय टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है। हाँ, विचारधारा की तो लड़ाई रही नहीं ना, जी। क्योंकि जो सियासत भी हमारे यहाँ होती है वो विचारधारा पे कहाँ होती है। बिल्कुल नहीं है। वो तो कांग्रेस भाजपा क्या है, एक तरह के हैं, दोनों की इकोनॉमिक पॉलिसी एक तरह की है, दोनों को अडानी अंबानी को सपोर्ट करना है। मोदी जी अडानी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और हो सकता है वो थोड़ा कम सपोर्ट करें। अंबानी उनके राज्य में जिंदा था, इस राज्य में भी जिंदा है। तो ये सब चलता रहता है सर। पॉलिटिकल पार्टीज जनता को भरमाने के लिए सब गेम खेलता रहता है, कभी मुस्लिम ध्रुवीकरण, कभी जातिवाद, कभी कुछ कभी कुछ। सही बात तो ये है कि अभी भी हम लोग इवाल्व नहीं हुए हैं। हम लोग अभी बेसिक मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं कि हमें जॉब की स्थिति क्या है, हेल्थ का सबको गारंटी होना चाहिए, इलाज फ्री होना चाहिए, एजुकेशन फ्री होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सब उलझा के रखे हुए हैं। जनता परेशान है, दारू पी के परेशान है जनता जो है। गांव-गांव ठेका खोल दो, दारू पियो, हिंदू मुस्लिम करो, दलित और अगड़ा पिछड़ा करो, और इसी में जीवन कट जाएगा जो है। यही मैं कहने वाला था कि आप तो लड़ाई तब लड़ेंगे ना जब आप दिमागी रूप से स्वस्थ बिल्कुल होंगे। स्वस्थ होंगे। आप कहीं न कहीं दिमागी रूप से पैरालाइज हैं और बैसाखी का सहारा लेके चल रहे हैं। खैर, मेरा एक आखिरी सवाल कि इन फ्यूचर भड़ास को लोग किस रूप में देखेंगे, और आपको किस रूप में देखेंगे जब आप अपना रूप ही बदल रहे हैं कि आप दारू छोड़ के संन्यास की बात कर रहा हूँ मैं, या आश्रम की बात कर रहा हूँ, गाजीपुर में बना हुआ है, हरिद्वार से आपका प्रेम जग जाहिर है, बहुत से आर्टिकल दिखती हैं, और विपश्यना आप जा ही रहे हैं, और मुझे लगता है विपश्यना एक बार जाने के बाद आपको बहुत शानदार अनुभव होने वाला है। बिल्कुल। हालांकि उल्टा भी हो सकता है। जैसे मुझे एक विपश्यना के से वापस लौटे एक व्यक्ति ने बताया कि वहाँ पे एक सज्जन जो है, जो कंपनी के सीईओ थे, वो सब कुछ छोड़ के रिटायर होके विपश्यना गए, और वहाँ 10 दिन जो उन्होंने देखा, महसूस किया, तो उन्होंने कहा था कि अगर सब कुछ छोड़ के जो है ऐसे बैठे रहना है तो फिर तो जीवन नष्ट हो गया। जीवन तो बना है कुछ करने के लिए। तो वो उतना उनको रिवर्स मिला मौका कि जाके फिर एक नई कंपनी में सीईओ बन गए। कहाँ रिटायर होके जो है कुछ नया प्रयोग करने गए थे, और वहाँ का जो अकर्मण्यता है, सब कुछ छोड़ के ध्यान लगाना है, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो मैंने, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा ये सब करते हुए। तो ऐसा नहीं है, हर आदमी का परसेप्शन है। प्रकृति सबको अलग अलग भाव से पैदा की हुई है। हम जिस रूप में चीज़ों को ले रहे हैं, जरूरी नहीं वैसा ही आप भी लें। बिल्कुल सही और बात है। प्रकृति की जो सबसे बड़ी ताकत है, खूबसूरती है, उसकी विविधता है, डाइवर्सिटी है। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि हम लोग बहुत कम उम्र पाए हैं। 50 साल 100 साल की मौका बहुत का जो वक्त बहुत जल्दी कट जाता है, करोड़ों साल की ये सभ्यताएँ हैं। और भड़ास और यशवंत सिंह कुछ नहीं है। तमाम ब्रांड आए, तमाम लोग आए, ख़त्म हो गए। एक से एक बड़े स्टार आए, 100 साल पहले, 200 साल पहले, सब खत्म हो गए। उनकी यादें होती हैं। तो हमें कभी नहीं मानना चाहिए कि हम परमानेंट हैं। हम नश्वर हैं, हम क्षणभंगुर हैं, हमारी मौत होनी है, हमारा ब्रांड नष्ट होना है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जब मीडिया सुंदर, स्वस्थ, सहज, सरल, सरोकारी बन जाएगा तो भड़ास की जरूरत ही क्या है? बात तो सही है ना। इस मीडिया ने ही तो भड़ास को पैदा किया है। हमारा जो सिस्टम है वही तमाम बागी पैदा करता है, डकैत पैदा करता है, विद्रोही पैदा करता है, हत्यारे पैदा करता है। वरना आप अगर सुंदर, सहज, सरल समाज दे दो तो किसे शौक है जो है किसी को मारने, काटने और किसको करने का? बात तो सही है। और अक्सर जो लोग यशवंत सिंह को या भड़ास फॉर मीडिया को ये कहते होंगे कि बड़ा विद्रूप है, बड़ा अजीब है, आज उसको ये पॉडकास्ट देखने के बाद ये पता चल गया होगा कि आखिर भड़ास फॉर मीडिया इस रूप में क्यों है। दूसरी चीज़, भड़ास फॉर मीडिया किसी शौक की वजह से नहीं खोला गया था, बल्कि ये कहते हैं कि जब भी, जैसा कि आप कह रहे थे कि जब कोई बागी निकलता है तो उसको सिस्टम ही बागी बनाता है। और इस सिस्टम ने जब प्रताड़ित किया तो एक व्यक्ति ऐसा निकला जिसकी विल पावर बड़ी मजबूत थी, बड़ा जिद्दी था, और वो अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीता था। तो उसने एक मंच बना दिया। उस मंच ने तमाम तानाशाहों के
जो मीडिया के तानाशाह थे उन पे ना सिर्फ अंकुश लगाया बल्कि वो तमाम बेरोजगार पत्रकार या शोषित पत्रकारों को न्याय भी दिलवाया है। बहुत सी ऐसी आर्टिकल है जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगी गूगल में, अगर आप जाके करेंगे तो बहुत से ऐसे केस हुए थे जहां पत्रकारों को सैलरी नहीं मिल रही थी या पत्रकारों को दबाने की बात की जा रही थी, जहां पे भड़ास फॉर मीडिया ने उनको न्याय दिलवाया है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आज जो रूप यशवंत सिंह जी का यहाँ देखने को मिला है या आज जो बातें सुनने को मिली हैं आज से पहले नहीं मिली होंगी, अब शायद ये कोई नहीं कहेगा कि यशवंत सिंह फक्कड़ हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है, क्योंकि उन्होंने एक काम किया और अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जिया, तो कुछ लोगों को आज के डेट में रोज़गार भी दिया है उन्होंने और चीज़ों को भी बदला है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अलग शख्सियत के साथ और लेके आते हैं कुछ नई चीज़ें।